अंदर हॉल में सब अपनी अपनी सोच में डूबे थे। तभी आनंदी जी कहती हैं, पर स्नेहा तो हॉस्प। आनंदी जी आगे बोलती उससे पहले ही अरमान उनकी बात को बीच में काटते हुए खुशी से बोलता है, माँ ये स्नेहा ही है, मेरी स्नेहा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था मेरी स्नेहा मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे यकीन दिलाया कि स्नेहा उस आग में जलकर मर चुकी है। पर देखा आज मेरी स्नेहा ने वापस आकर आप लोगों की बात को झूठा साबित कर दिया और मेरी बात, मेरे प्यार को सच्चा। अरमान की बात सुन उसके घर वाले सब हैरानी से और अजीब तरीके से अरमान को देखते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। पर रेहान खुश था, वो मुस्कुराते हुए बोलता है, स्नेहा ने इन 4 सालों में आप लोगों को बहुत मिस किया है। उसे कुछ याद नहीं था, फिर भी आप लोगों के सपने उसे सोने नहीं देते थे, लेकिन आज उसे उसका परिवार, उसे उसका अरमान मिल गया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अरमान कहता है, हाँ मेरी स्नेहा ने बहुत कुछ सहा है, काश उस दिन स्नेहा मुझे मिल जाती तो ये सब कभी नहीं होता और आज मैं और स्नेहा एक सा। अरमान अपनी बात को पूरी करता तभी बाहर से शिव भीगा हुआ आता है। वो परेशानी से अरमान से कहता है, अरमान बाहर बारिश बहुत हो रही है और भाभी वहीं भीगते हुए खड़ी हैं, अंदर ही नहीं आ रही हैं। शिव के ये बताने पर रेहान कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी उसे नहीं पता भाभी कौन है। शायद पता भी हो, लेकिन जो बाकी घर के लोग थे अब उन सबको श्रुति का ख्याल आता है, जो कि स्नेहा के चक्कर में पूरी तरह श्रुति को भूल गए थे और अब वो लोग श्रुति के लिए परेशान हो गए थे। पर अरमान के चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं थे, वो तो नॉर्मल ही बैठा था, जैसे वो जानता ही न हो कि श्रुति कौन है। दादी जी शिव से कहते हैं, श्रुति वहां बारिश में क्या कर रही है, उसे अंदर ले लाओ नहीं तो बीमार पड़ जाएगी वो। शिव कहता है, मैं कब से उनसे यही बोल रहा हूं पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं, तभी तो मैं अरमान को बताने आया हूं। सब अरमान की तरफ देखते हैं जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। अब सभी को रियलिटी हिट करती है कि क्यों श्रुति अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि स्नेहा के आ जाने से अरमान के बदले हुए तेवर देख जब वे खुद हैरान हैं तो श्रुति का क्या हाल होगा। उसके लिए तो ये सब और बिजली के झटके के समान है। उसे तो इस वक्त अरमान की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन अरमान का चेहरा देख सबको समझ आ रहा था कि शायद अब उसे श्रुति की जरूरत नहीं है। पर फिर भी दादाजी अरमान से कहते हैं, अरमान जाओ बहू को अंदर लेकर आओ, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरमान कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। दादाजी फिर से वही बात बोलते हैं, लेकिन अरमान तो ऐसे ढीठ बनकर बैठा था जैसे श्रुति आए या ना आए उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरमान के ऐसे बिहेवियर से सब परेशान हो जाते हैं, दादाजी और बाकी सभी लोग। जब अरमान को कई बार बोलते हैं कि वो श्रुति को अंदर लेकर आए, तब जाके अरमान इरिटेटली अपनी जगह से उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है। अरमान ऐसे मुंह बनाए हुए बाहर जाता है जैसे उसे अब श्रुति में कोई इंटरेस्ट ही न हो, सब कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है उससे। स्नेहा के आने से अरमान ने तो ऐसे अपने रंग बदले हैं, इतना जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलती। अरमान भी भीगता हुआ बाहर गार्डन में जाता है, जहां वो देखता है कि इतनी बारिश में श्रुति बेहोश पड़ी है, लेकिन अरमान को श्रुति को ऐसे देख भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ वक्त बिना किसी भाव के ऐसे ही श्रुति को देखता है, फिर वो श्रुति को अपनी गोद में उठा मेंशन के अंदर चला जाता है। जब अरमान अंदर आता है तो सब श्रुति को बेहोश देख परेशान हो जाते हैं। वो अरमान से पूछते हैं कि श्रुति को क्या हुआ, मगर अरमान बिना किसी मन के बोलता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद अरमान श्रुति को रूम में लाता है, उसके गीले कपड़ों को चेंज करता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। चलो इतना तो कर दिया। अरमान खुद के भी कपड़े चेंज करता है और रूम से चला जाता है, क्योंकि रेहान डॉक्टर है तो सभी उसे श्रुति को देखने के लिए बोलते हैं कि वो ठीक है या नहीं। रेहान श्रुति का चेकअप करता और न जाने श्रुति का चेकअप करने के बाद उसे ऐसा क्या पता चल जाता है कि उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो नर्वस भी हो जाता। रेहान गहरी सांस लें अपनी नर्वसनेस को दूर करता है और रूम से बाहर आ वो फेक स्माइल करते हुए सभी से बोलता है, अब इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस टेंशन और बारिश में बहुत देर तक भीगने की वजह से बेहोश हो गई हैं, कुछ ही समय में अपने आप ही होश में आ जाएंगी। ये बोल रेहान यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब रेहान टेंशन में था। श्रुति ठीक है ये जान दादी माँ, दादाजी और अनुज जी श्रुति को एक नज़र देखते हैं, फिर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। मैथिली आनंदी जी श्रुति के पास ही रहती है। न जाने क्या सोच अरमान कमरे में आता है और वो जाकर श्रुति के पास बैठ जाता है। अब अरमान श्रुति को सॉफ्टली देख रहा था, जैसे अब वो मन से श्रुति के पास आया हो। श्रुति के बाल खुले हुए थे और वो बार बार श्रुति के फेस पर आओ से परेशान कर रहे थे। ये देख अरमान एक रबर बैंड उठता है और उसके बालों को बांध देता है, फिर वो धीरे से श्रुति के एक हाथ को पकड़ता है और उसे हल्के से अपने हाथों से सहलाने लगता है, क्योंकि बारिश से भीगने की वजह से श्रुति के हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए, तो ऐसा कर अरमान श्रुति को गर्माहट दे रहा था। अरमान को यूं श्रुति की केयर करते देख आनंदी जी और मैथिली मुस्कुरा देती है। आनंदी जी अरमान के पास आती हैं और अरमान के सिर पर हाथ फेर बोलती है, अंडरस्को सब ठीक हो जाएगा बेटा। अरमान बस धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। तभी एक मेड आती है और वो अरमान से बोलती है, अरमान सर वो जो गेस्ट रूम में मेम लेटी है वो आपको बुला रही हैं और वो रो रही हैं। मेड की बात सुन अरमान एक बार फिर श्रुति को भूल जाता है और वो जल्दी से उठकर स्नेहा के पास जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि जिस हाथ से वो श्रुति के हाथ को अभी सहला रहा था, श्रुति ने अरमान के उसी हाथ को पकड़ लिया था।
वो बेहोश थी, फिर भी अरमान को स्नेहा के पास जाने से रोक रही थी। लेकिन अरमान नहीं रुकता, वो श्रुति के हाथ से अपना हाथ छुड़ा चला जाता है। एक बार फिर श्रुति का हाथ खाली ही रह जाता है। अरमान स्नेहा के पास गेस्ट रूम में आता है, जहां वो देखता है कि स्नेहा रोते हुए उसे बुला रही है और रेहान उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा का यह हाल देख अरमान जल्दी से स्नेहा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ बोलता है, स्नेहा शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, देखो। अरमान के बोलने से स्नेहा अपने सेंस में आती है, वो झट से अरमान के गले लग जाती है। स्नेहा रोते हुए बोलती है, अरमान तुम आ गए, अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, तुम मेरे ही पास रहोगे ना, तुम मेरे अरमान हो ना। स्नेहा की इन बातों पर अरमान कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो स्नेहा को चुप होने के लिए बोलता है। लेकिन स्नेहा फिर से वही बात बोलती है, अरमान तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, अंडिस्को, तुम मेरे अरमान हो ना। अब की अरमान धीरे से बोलता है, हूँ, मैं तुम्हारा अरमान हूँ। अरमान के मुंह से ये सुन स्नेहा अरमान से अलग होती है और उसके गाल पर किस कर देती है और फिर से अरमान को हक कर लेती है। स्नेहा के किस करने से अरमान शॉक्ड हो जाता है। वो अपने गाल पर हाथ लगाता है जहां पर स्नेहा ने किस किया था। अरमान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखता है, जो कि वहीं पर खड़े अरमान और स्नेहा को देख रहा था। अरमान को अपनी तरफ देखते हुए देख रेहान खुशी से कहता है, इट्स ओके, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब स्नेहा को संभालने के लिए उसके पास उसका अरमान है। तभी तो इन 4 सालों में आज पहली बार स्नेहा रोने के बाद बेहोश नहीं हुई। ये बोल रेहान रूम से चला जाता है। अब बस रूम में अरमान और स्नेहा ही बस थे। अरमान स्नेहा से अलग होता है और उसके आंसू पोंछता है, फिर प्यार से बोलता है, स्नेहा अब तुम्हें आराम करना चाहिए, रेहान ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। स्नेहा कहती है, पर अरमान मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हें बताना है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी। स्नेहा ये बोलते हुए फिर से रुहासी हो गई थी। अरमान बोलता है, नहीं, हम कल बहुत सारी बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। हाँ। स्नेहा अरमान की बात मान लेती है और बोलती है, ओके। अरमान स्नेहा को बेड पर लेटाने में मदद करता है और अच्छे से उसे ब्लैंकेट ओढ़ा बोलता है, अब तुम सो जाओ। ये बोल अरमान जाने लगता है, लेकिन स्नेहा उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो अरमान, प्लीज कहीं मत जाओ, यहीं मेरे पास रुको। स्नेहा के रोकने पर अरमान रुक जाता है, वही बेड के साइड बैठ जाता है और स्नेहा वो जोर से अरमान का हाथ पकड़ सो जाती है। स्नेहा तो सो जाती है, लेकिन अरमान के आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो स्नेहा के चेहरे को देखते हुए अपने ही ख्यालों में था। आज रात अरमान श्रुति के पास गया ही नहीं, वो स्नेहा के साथ ही रहा, क्योंकि स्नेहा ने अरमान का हाथ छोड़ा ही नहीं। और जब अरमान अपना हाथ स्नेहा से छुड़ाने की कोशिश करता, स्नेहा और कसकर अरमान का हाथ पकड़ लेती। नेक्स्ट डे सुबह श्रुति की नींद अपने आप ही खुलती है, लेकिन अभी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो आंखें बंद किए हुए ही जिस साइड अरमान सोता था उधर अपना हाथ घुमाते हुए अरमान को ढूंढने लगती है। जब श्रुति को एहसास होता है कि अरमान यहाँ नहीं है, तो वो अपनी आंखें खोल उठकर बैठ जाती है और सबसे पहले वॉशरूम की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि शायद अरमान वॉशरूम में होगा। पर वॉशरूम का गेट बाहर से ही बंद था, मतलब अरमान वहाँ नहीं है। श्रुति ये सोचती है कि अरमान गया कहाँ। तभी श्रुति को कल रात की सारी बातें याद आती हैं। खुद को अपने रूम में देख श्रुति कुछ पल के लिए कल रात जो कुछ भी हुआ था वो भूल गई थी। उसे सब कुछ नॉर्मल डे की तरह ही लग रहा था। लेकिन अब श्रुति को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी और वो फिर से रुआसी हो गई थी। उसके दिमाग में फिर से सारी बातें चलने लगती है और अरमान जिस साइड सोता था उधर के बिस्तर में सिलवटें नहीं पड़ी थी, जिससे श्रुति को समझ आ जाता है कि अरमान रात में उसके साथ था ही नहीं। इसकी वजह से श्रुति और रुआसी हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो रोते हुए अपने में ही बोलती है, अरमान आप इतना कैसे बदल गए, आपको मेरी याद नहीं आई? आएगी भी क्यों, अब आपके पास आपकी स्नेहा है। मैं ही पागल हूं जो ये सोच रही हूं कि आप मेरे पास आएंगे। श्रुति ऐसे ही अपने में ही बातें कर रही थी, तभी रूम के गेट पर नॉक नॉक की आवाज आती है। श्रुति जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। श्रुति के ये बोलने पर मैथिली जो बाहर खड़ी थी वो रूम के अंदर आती है। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। मैथिली नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखती है, फिर श्रुति से बोलती है, गुड मॉर्निंग भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? श्रुति ऐसे ही बिना मन के बोल देती है, ठीक हूँ। श्रुति के ऐसे बोलने पर मैथिली माइंड नहीं करती, क्योंकि उसे पता है श्रुति परेशान है, इसलिए वो ऐसे बात कर रही है। मैथिली श्रुति के पास आ बैठ जाती है और बोलती है, भाभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलूं, पर प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए और अपना ख्याल रखिए। मैथिली की बातों पर श्रुति कुछ नहीं बोलती, जिससे मैथिली को लगता है शायद श्रुति का अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। इसलिए मैथिली कहती है, भाभी कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज नाश्ता कर लीजिएगा। ये बोल मैथिली जाने लगती है। मैथिली रूम से बाहर जाने ही वाली होती है, तभी पीछे से श्रुति की धीरे से आवाज आती है। वो मैथिली से पूछती है, मैथिली अरमान कहाँ है? मैथिली पीछे मुड़ श्रुति की तरफ देखती है, फिर कहती है, भाई नीचे हॉल में है भाभी, ये बता मैथिली चली जाती है।
मैथिली के जाने के बाद श्रुति अपने में ही कुछ सोचती है, फिर नाश्ते की तरफ देखती है जो अभी मैथिली रख कर गई थी। उस नाश्ते को देख श्रुति को भूख कम और उल्टी वाली फीलिंग ज्यादा आ रही थी। नाश्ता बुरा नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो श्रुति को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए श्रुति नाश्ते को देख मुंह बनाती है और फिर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे, दादाजी, दादी माँ, अनुज जी, आनंदी जी, शिव, मैथिली, अरमान और रिहान भी। तभी गेस्ट रूम से स्नेहा आती है। उसको आता देख रिहान उठ के उसके पास जाने लगता है, लेकिन अरमान रिहान को रोक देता है और वो खुद जाके स्नेहा को लेकर आता है। अरमान के ऐसा करने से रिहान और स्नेहा मुस्कुरा देते हैं और बाकी जो घर वाले थे उनके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। स्नेहा सबके पास आती है तो सभी लोग जो बैठे थे वो अब खड़े हो जाते हैं। स्नेहा अपने घर वालों को इतने सालों बाद देख इमोशनल हो जाती है। कल तो स्नेहा बस अरमान से ही मिली थी, बाकी लोगों से तो आज ही मिल रही है। स्नेहा सबसे पहले आनंदी जी के पास जाती है, क्योंकि वो पहले आनंदी जी से बहुत अटैच थी। स्नेहा आनंदी जी के गले लग जाती है और रूधी हुई आवाज में बोलती है, माँ। आनंदी जी भी स्नेहा को गले लगा लेती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो स्नेहा से बोले क्या, क्योंकि उन्हें अब स्नेहा को बहू बोलने में अजीब लग रहा था। इसलिए वो बोलती है, स्नेहा कैसी हो तुम। स्नेहा उनके गले लगे ही बोलती है, पहले अच्छी नहीं थी पर अब आप सब मुझे मिल गए हैं तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल स्नेहा आनंदी जी से अलग होती है। ऐसे ही स्नेहा बाकी सभी लोगों से मिलती है, लेकिन उसे सभी से वैसा प्यार दुलार नहीं मिलता जैसे 4 साल पहले सब उससे प्यार करते थे। इससे स्नेहा को बुरा लगता है, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं है, बस हल्के से मुस्कुरा देती है। स्नेहा जब सबसे मिल रही थी तभी श्रुति भी नीचे आ गई थी और वह सबसे दूर सीढ़ी के पास खड़े ये सब देख रही थी। अपने परिवार को स्नेहा पर प्यार लुटाते देख श्रुति को हर्ट हो रहा था। जो प्यार अभी तक श्रुति को मिलता था आज स्नेहा को मिल रहा था। स्नेहा सबके साथ थी और श्रुति उनसे अलग एक साइड खड़ी थी, जैसे वो इस परिवार का सदस्य हो ही न। पर श्रुति यहीं खड़ी है ये अभी किसी ने नहीं नोटिस किया है, क्योंकि सब स्नेहा से मिलने में लगे हैं। स्नेहा सबसे मिल अरमान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और रूधी हुई आवाज में बोलती है, अरमान हमारा बेबी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अरमान स्नेहा से कुछ बोलता है, उससे पहले ही ईशान की आवाज आती है जो कि सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोलता है, मम्मा। मम्मा शब्द सुन स्नेहा खुशी से और आंखों में आंसू लिए हुए ईशान की तरफ देखती है। ईशान को सीढ़ियों से नीचे आता देख स्नेहा रोते हुए बोलती है, अरमान वो हमारा बेबी ईशान है। अरमान हाँ में सिर हिला देता है। अरमान को हाँ में सिर हिलाता देख स्नेहा बहुत खुश होती है। वो से धीरे धीरे ईशान की तरफ बढ़ने लगती है। सभी स्नेहा और ईशान को ही देख रहे थे और श्रुति अब डर गई थी ये सोचकर कि बाकी सभी लोगों की तरह अब ईशान भी अपनी रियल मम्मा के मिल जाने से उसे भूल जाएगा। श्रुति की धड़कनें एकदम तेज हो गई थीं। जहां से ईशान आ रहा था श्रुति उधर पीठ करके खड़ी थी, जिस वजह से वो ईशान को नहीं देख पा रही थी। लेकिन श्रुति की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ ईशान को देखें, क्योंकि श्रुति अपने बेबी को किसी और को मम्मा बोलना नहीं बर्दाश्त कर सकती। पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि स्नेहा ईशान की रियल माँ जो है। अब स्नेहा सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और वो अपने बाहें फैलाए नीचे बैठ ईशान को लवफुल आइज से देखते हुए और रोते हुए बोलती है, मेरा बच्चा कम मम्मा पास आओ। अब तक ईशान भी नीचे आ चुका था, अब वो जोर से बोलता है, मम्मा। स्नेहा का ईशान को अपने पास बुलाना और ईशान का मम्मा बोलना ये सब सुन श्रुति की आंखें फिर से भर आती है। उसे लगता है उसका बेबी भी उससे दूर हो गया। श्रुति कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेती है। इस तरह कर श्रुति खुद को मजबूत कर रही थी, क्योंकि ईशान ही बस उसका आखिरी सहारा था। अब वो भी उससे दूर हो रहा था। स्नेहा खुशी से अपनी बाहें फैलाए बैठी हुई थी और ईशान अपने छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। स्नेहा बोलती है, मेरा बेबी, और ईशान फिर से बोलता है, मम्मा। स्नेहा ईशान को हक करने के लिए उसकी तरफ झुकती है, लेकिन ईशान वो स्नेहा के पास तो आता है पर वो स्नेहा को हग नहीं करता, बल्कि वो उसके साइड से निकल जाकर श्रुति के पैरों से लिपट जाता है। ईशान के ऐसा करने से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता था ईशान श्रुति के पास ही जाएगा। लेकिन रिहान और स्नेहा शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो स्नेहा ही शॉक रहती है। वो अपनी खाली फैलाए बाहों को ही देखती रह जाती है। ईशान श्रुति के पास आ उसके पैरों से लिप अपनी क्यूट सी आवाज में बोलता है, मम्मा मम्मा, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे। ईशान के हक करने से श्रुति भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था ईशान जब से स्नेहा को मम्मा बुला रहा था, बल्कि ईशान तो श्रुति को ही मम्मा बुला रहा था। श्रुति अपनी आंखें खोलती है और ईशान की तरफ देखती है, जो कि अपनी मासूम आंखों से उसे ही देख रहा था। ईशान को अपने पास देख श्रुति की आंखों में ठहरे आंसू बह चलते हैं। श्रुति ईशान के बराबर में बैठ उसे हक कर लेती है और रोने लगती है, क्योंकि इतने सारे लोगों में एक ईशान ही था जिसने स्नेहा को न चुन श्रुति के पास आया। उसने ही बस श्रुति को समझा।
वहीं स्नेहा अपने बाहें फैलाए ही रह जाती है। पहले तो वो शौक थी, लेकिन जब वो ईशान को किसी और को मम्मा बोलते सुनती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है ईशान ने किसी और लड़की के पैरों को हग किया हुआ है और उसे मम्मा बोल रहा है। और जब अब श्रुति भी ईशान को हग कर लेती है तो स्नेहा और भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन स्नेहा को तो अभी बस अपने बेबी से मिलना है, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर कर श्रुति ईशान के पास आती है और वो झटके से ईशान को श्रुति से अलग कर देती है। स्नेहा के ऐसा करने से श्रुति के साथ साथ बाकी सभी लोग भी शॉक रह जाते हैं। स्नेहा जबरदस्ती ईशान को हग कर लेती है और रोते हुए बोलती है, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। ईशान स्नेहा के हग करने से उससे दूर होने लगता है, लेकिन स्नेहा वो ईशान को नहीं छोड़ती। कुछ देर स्नेहा ईशान को ऐसे ही हग किए हुए रहती है। ईशान अभी भी स्नेहा की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। ईशान के ऐसा करने से स्नेहा ईशान से अलग हो जाती है। फिर वो ईशान के चेहरे को अपने हाथों में भर उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए बोलती है, बेबी, आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं आपकी मम। स्नेहा पूरा बोलती उससे पहले ही ईशान बोलता है, आंटी आप कौन हैं? ईशान के मुंह से अपने लिए आंटी सुन स्नेहा हैरान ही रह जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है ईशान उसे अभी पहचानता नहीं है, शायद इसलिए वो उसे आंटी बोल रहा है। स्नेहा हल्का सा हंसती है और बोलती है, बेबी मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। बेबी आप मुझे मम्मा बोलो मुझे मम्मा। अब ईशान स्नेहा को अजीब तरीके से देखता है, फिर वो स्नेहा के हाथों को झटक उसके पास से श्रुति के पास चला जाता है और बोलता है, आंटी आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो ये है। ये बोल ईशान श्रुति को हग कर लेता है। ईशान के ऐसा करने से स्नेहा को कुछ समझ ही नहीं आता। पहले उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब ईशान फिर से श्रुति को मम्मा बोल रहा है। ये सुन स्नेहा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अब वो हैरानी से सवाल भरी नजरों से सभी घर वालों को देखती है, जो कि स्नेहा की तरफ बिना किसी भाव के देख रहे थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। फिर स्नेहा अरमान को देखती है जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। फिर स्नेहा श्रुति की तरफ देखती है जिसने ईशान को हग किया हुआ था और वो हटिंग आइज से अरमान को देख रही थी। अब स्नेहा ध्यान से श्रुति को देखती है। श्रुति की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ईशान का उसे मम्मा बोलना, अरमान का उससे नजरें चुराना, फिर जिस तरह श्रुति अरमान को देख रही थी, ये सब देख स्नेहा को समझने में देर नहीं लगती कि श्रुति कौन है और ईशान उसे मम्मा क्यों बुला रहा है। स्नेहा अटकती हुई आवाज में बोलती है, अरमान तुमने दूसरी शादी कर। स्नेहा पूरा बोल ही नहीं पाती, इससे पहले ही वो जिस जगह पर खड़ी थी वो लड़खड़ा जाती है जैसे वो गिरने वाली हो, लेकिन वो गिरती तभी रिहान आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, स्नेहा संभालो अपने आप को। ये सब जान रिहान भी शॉक था। अरमान ने दूसरी शादी कर ली, ये जान जैसे स्नेहा को सदमा सा लग गया हो। वो बस चुपचाप खड़े हटिंग आइज से एक बार अरमान को देखती तो एक बार श्रुति को। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था और बोले भी क्या, अब जो सच है तो है, सूचना केंद्र। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद स्नेहा रोते हुए अरमान के पास जाती है और बोलती है, अरमान तुम कुछ बोल क्यों नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। अरमान स्नेहा की तरफ देखता है जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। वो स्नेहा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, स्नेहा वो। अरमान इतना ही बोलता है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले आगे बोलता है, स्नेहा हाँ श्रुति मेरी वाइफ है। अरमान के मुंह से ये सुन कि श्रुति उसकी वाइफ है, स्नेहा अरमान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे दूर हट जाती है। स्नेहा के ऐसा करने से अरमान अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि अब स्नेहा उससे दूर खड़ी है और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। स्नेहा को ऐसे देख अरमान परेशानी से बोलता है, स्नेहा प्लीज तुम रो मत, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। श्रुति से शादी करना मेरी मजबूरी थी। श्रुति से शादी करना मेरी मजबूरी थी। अरमान की ये बात सुन श्रुति को झटका सा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था अरमान इस तरह उनकी शादी को मजबूरी का नाम दे देगा। और अब सभी घर वाले भी शौक थे और उन्हें अब अरमान पर गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उन्हें अरमान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए अब दादाजी अरमान पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरमान तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम इस तरह श्रुति और तुम्हारे रिश्ते को मजबूरी का रिश्ता कैसे बोल सकते हो? अरमान भी चिल्लाते हुए बोलता है, जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। ये बोल अरमान स्नेहा की तरफ देखता है और बोलता है, स्नेहा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने श्रुति से शादी मजबूर। अरमान आगे बोलता उससे पहले ही श्रुति गुस्से से अरमान के पास आती है और अरमान को अपनी तरफ मोड़ एक जोरदार थप्पड़ अरमान के गाल पर मार देती है। श्रुति ने अरमान को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि पूरे हॉल में उस थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। श्रुति के इस तरह अचानक अरमान को थप्पड़ मारने से सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, फ्लश्ड। लेकिन अरमान अब वो गुस्से से श्रुति को देखता है। श्रुति भी गुस्से से अरमान को देखती है। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। श्रुति को अरमान का उनकी शादी को मजबूरी की शादी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो अरमान को थप्पड़ मार देती है।
वहीं अरमान को श्रुति का उसको थप्पड़ मारना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आज पहली बार है कि किसी ने अरमान को थप्पड़ मारा है, तो ये थप्पड़ अरमान को अपनी इंसल्ट जैसा लगता है, इसलिए अरमान को अब श्रुति पर गुस्सा आ रही थी। श्रुति गुस्से से अरमान से बोलती है, बस बहुत हो गया अरमान आपका, मैं कल से देख रही हूँ आपका ये सो कोल्ड प्यार, आपकी इस। श्रुति स्नेहा की तरफ इशारा करती है, पत्नी के लिए मैं अभी तक चुप थी, लेकिन आज आपने हद कर दी। आपने क्या कहा? हमारा रिश्ता मजबूरी का था, आपने मुझे। श्रुति आगे बोलती है। उससे पहले अरमान गुस्से से लाल आंखों से श्रुति को देखता है और श्रुति के उस हाथ को जिससे अभी श्रुति ने अरमान को थप्पड़ मारा था पकड़ उसे मरोड़ देता है और गुस्से से दांत मिसमिसाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? अब अरमान और जोर से श्रुति का हाथ मरोड़ देता है और बोलता है, अभी तक तुमने सिर्फ मेरा कैरिंग साइड देखा है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की, लेकिन अब तुम अरमान कपूर का गुस्सा देखोगी। ये बोल अरमान श्रुति का हाथ इतनी जोर से मरोड़ देता है कि श्रुति को ऐसा लगता है जैसे उसका टूट गया हो। श्रुति की दर्द से आह निकल जाती है। इस वक्त अरमान सच में बहुत डरावना लग रहा था। अरमान का ये रूप देख श्रुति सहम सी जाती है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बाकी किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। पर अब सभी घरवाले अरमान श्रुति के पास आते हैं और अरमान श्रुति को अलग करने लगते हैं। अरमान श्रुति की लड़ाई देख ईशान भी डर जाता है और वो रोने लगता है, इसलिए उसे मैथिली यहाँ से लेकर चली जाती है। दादाजी, अनुज जी अरमान को श्रुति का हाथ छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन अरमान इतने गुस्से में था कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती है, बल्कि वो अपने घरवालों को ही गुस्से से देखने लगता है। सभी के 1000 बार बोलने पर भी जब अरमान श्रुति का हाथ नहीं छोड़ता तो अब आनंदी जी अरमान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरमान तुम पागल हो गए हो क्या? श्रुति का हाथ छोड़ो, उसका हाथ टूट जाएगा। आनंदी जी के थप्पड़ मारने और उनके बोलने से अरमान अपने सेंस में आता है और वो अब झट से श्रुति का हाथ छोड़ देता है। अरमान के हाथ छोड़ते ही श्रुति दर्द से तड़प उठती है, उसे अपने हाथ में बहुत दर्द होता है। वो रोते हुए अरमान की तरफ देखती है। उसने कभी नहीं सोचा था अरमान ऐसा कुछ कभी उसके साथ करेगा। आनंदी जी, शिव, दादी माँ श्रुति को लेकर उसके रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अरमान अभी भी श्रुति को गुस्से से देख रहा था और उसके घरवालों को पता है जब अरमान गुस्से में होता है तो किसी की नहीं सुनता, गुस्सा उसके दिमाग पर बैठ जाता है, फिर वो क्या करता है उसे खुद ही नहीं पता होता। श्रुति के जाने के बाद दादाजी अरमान से गुस्से में कहते हैं, ये क्या बेहुदा हरकत थी अरमान, हमने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह कभी करोगे। तुमने श्रुति को कितनी चोट पहुंचाई, वो भी उसके बिना किसी गलती के। जानते हैं हम तुम परेशान हो, लेकिन इस तरह परेशानी का हल नहीं होता। और तुम एक बात और सुन लो, जैसे स्नेहा अगर इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी है, वैसे ही श्रुति भी इस घर की बहू है और तुम्हारी पत्नी है, इसलिए तुम बस एक का साइड लेकर श्रुति और तुम्हारे रिश्ते को मजबूरी का रिश्ता नहीं बोल सकते। और हाँ, हमने सिर्फ तुम्हें शादी करने के लिए बोला था, शादी के लिए तैयार तुम खुद हुए थे, कोई तुम्हें जबरदस्ती मंडप पर नहीं बैठाया गया था। तुम्हारी और श्रुति की शादी में मर्जी थी तुम्हारी। ये सब दादी जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए ऐसे चिल्लाकर बोलने से वो खांसने लगते हैं। दादाजी के खांसने से अनुज जी दादाजी को पकड़ उन्हें सोफे पर बैठा देते हैं और उन्हें पानी का ग्लास देते हुए बोलते हैं, पापा आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुज जी गुस्से से अरमान को देखते हैं और आगे बोलते हैं, इस नालायक को क्या बोलना जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अरमान बस सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था, सुनना ही पड़ेगा, गलती जो करी है। कुछ देर में अनुज जी दादाजी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि दादाजी की सचमुच में तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब बस यहाँ पर अरमान, स्नेहा और रेहान ही खड़े थे। स्नेहा और रेहान अभी भी शॉक थे कि ये अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। अरमान अभी भी गुस्से में था और वो अब गुस्से से फर्श को घूरे जा रहा था। स्नेहा को भी अरमान के ऐसे गुस्से से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो डरते हुए और रोते हुए बोलती है, अरमान ये सब क्या किया तुमने, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, तुमने बहुत गलत किया। अरमान स्नेहा की बात पर कुछ नहीं बोलता और गुस्से से मेंशन के बाहर चला जाता है। अरमान के जाने के बाद स्नेहा रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपने में ही बोलती है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं ना आती तो ये सब कभी नहीं होता। ये सब बोल स्नेहा जोर जोर से रोने लगती है। स्नेहा के ऐसे रोने से रेहान स्नेहा के पास आता है और बोलता है, स्नेहा तुम रो मत, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम तो अपने ही घर पर आए हो और तुम्हें थोड़ी पता था कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है। स्नेहा कहती है, काश मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, मेरी वजह से श्रुति को कितना हर्ट हुआ है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर क्या मुंह लेकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। स्नेहा की ये बात सुन रेहान कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांगोगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ अरमान की, तो उसे ही सब देखने दो। स्नेहा बोलती है, पर स्नेहा आगे बोलती तभी अनुज जी जो दादाजी को उनके रूम में छोड़कर अपने रूम में जा रहे थे, वो रेहान और स्नेहा की बातें सुन लेते हैं और अब वो बोलते हैं,
स्नेहा रेहान सही बोल रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती है, इसमें सिर्फ अरमान की गलती है। तुम अपने आप को दोष मत दो। ये बोल अनुज जी चले जाते हैं। लेकिन स्नेहा अभी भी अपने आप को दोषी मान रही थी, इसलिए वो मन ही मन यहाँ से जाने का सोच लेती है। दूसरी तरफ श्रुति बहुत रो रही थी। एक तो उसका हाथ दर्द दे रहा था और दूसरा अरमान की वजह से आज श्रुति सचमुच बहुत हर्ट हुई थी। आनंदी जी, दादी माँ, शिव तीनों ही श्रुति को चुप करा रहे थे, लेकिन श्रुति बिल्कुल चुप नहीं होती। और आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। एक तरफ श्रुति रो रही थी तो एक तरफ स्नेहा और अरमान इन सब से बेखबर न जाने कहाँ था। शाम में स्नेहा अपने आप को स्ट्रोंग कर कपूर मैंशन छोड़कर जाने लगती है। सभी उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है, पर वो कपूर मैंशन से जाती तभी अरमान आ जाता है और वो स्नेहा को कपूर मैंशन छोड़कर जाने ही नहीं देता है। स्नेहा भी अपने दिल के हाथों मजबूर, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को मजबूत कर अरमान से प्यार होते हुए भी उससे दूर जाने का सोच लिया था, लेकिन जब अरमान उसे रोकता है तो वो कमजोर पड़ जाती है और फिर वो रुक जाती है। अब स्नेहा है तो अभी रेहान भी यहीं है और स्नेहा को घर छोड़कर न जाने के रोकने में शाम से रात हो जाती है। श्रुति को इन सब तमाशे के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो आज रूम से बाहर ही नहीं निकली, ना कुछ खाया पिया, बस रोती ही रही। शिव और मैथिली पूरा टाइम श्रुति के साथ ही थे, लेकिन श्रुति को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे तो श्रुति का जरा सा ख्याल तक न आया। अरमान को सिर्फ स्नेहा की पड़ी थी। उसने श्रुति के बारे में न किसी से पूछा, न खुद गया उसके पास। रात के समय सब ने तो बस नाम का ही सही पर कुछ न कुछ तो खाकर डिनर कर ही लिया था, पर श्रुति ने अभी तक खाने के एक दाने तक को हाथ नहीं लगाया था। सब ने श्रुति को खाने के लिए बोला, पर इतना कुछ हो गया श्रुति के साथ तो कहाँ से उसे भूख लगे, वो ऐसे ही बिना खाए लेट जाती है। कल से आज तक में कितना कुछ बदल गया था उसकी लाइफ में, यही सब सोचते हुए पेंसिव फेस। दूसरी तरफ अरमान स्नेहा को दवाई खिला और उसे सोने का बोल शाम से अब रात को उसके रूम से बाहर निकलता है और हॉल में आता है जहां रेहान बैठा हुआ था। रेहान को देख अरमान रेहान से पूछता है, रेहान तुम सोने के टाइम पर यहाँ क्यों बैठो हो? रेहान कहता है, वो मुझे स्नेहा से मिलना था पर आप थे उसके पास इसलिए मैं यहीं बैठ गया। अरमान बोलता है, अच्छा, पर अब तो स्नेहा सो गई होगी। रेहान बोलता है, और ठीक है फिर मैं कल उससे मिल लूंगा। वैसे मुझे अच्छा लगा आप इतने सालों बाद भी स्नेहा से उतना ही प्यार करते हैं जैसा कि स्नेहा ने मुझे बताया था। रेहान की इस बात पर अरमान कुछ बोलता नहीं, बस हाँ में सिर हिला देता है। रेहान और अरमान बात ही कर रहे थे, तभी वहां शिव आता है और वो अरमान से कहता है, अरमान अगर तेरा स्नेहा का ख्याल रखना हो गया हो तो एक बार श्रुति भाभी से मिलने, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, ऐसे ही वो रही तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। शिव की बात सुन अरमान पहले रेहान की तरफ देखता है जो कि अरमान की तरफ ही देख रहा था, फिर वो शिव की तरफ देख रूडली बोलता है, तो मैं क्या करूं? मैंने उसे बोला कि वो कुछ ना खाए पिए, ये उसकी खुद की मर्जी है। अरमान के ऐसे बोलने से शिव हैरान ही रह जाता है और वही रेहान के फेस पर मुस्कान थी जो कि वो हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा था ताकि अरमान और शिव को ना पता चले। शिव हैरानी से बोलता है, अरमान तू ये कैसे बोल रहा है? तू श्रुति भाभी के साथ ऐसा कैसे कर? शिव की बात को बीच में ही काटते हुए अरमान बोलता है, शिव मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है और मुझे श्रुति के बारे में कोई बात नहीं करनी है, वो खाए या ना खाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोल अरमान एक नज़र फिर से रेहान को देखता है, फिर यहाँ से चला जाता है और शिव वो बस हैरानी से अरमान को जाता हुआ देखता रहता है। अरमान के जाने के बाद रेहान भी इधर उधर देखते हुए यहाँ से चला जाता है। अब शिव बस यहाँ खड़े न जाने क्या सोचते हुए खड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद शिव भी अपने रूम में चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद अरमान अपने रूम में जाता है। अरमान कल के बाद अब अपने रूम में आया था। वो रूम में आकर का देखता है कि मेड जो खाना रख कर गई होगी श्रुति के लिए वो ऐसे ही टेबल पर रखा हुआ था और श्रुति वो बेड पर अरमान की तरफ पीट कर लेटी हुई थी। नीचे हॉल में तो अरमान ने शिव से तो बोल दिया था कि उसे श्रुति के खाने या न खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन श्रुति को ऐसे देख अरमान को फर्क पड़ रहा था और शायद इससे ज्यादा भी। अब अरमान की आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि उसके आंखों में श्रुति के लिए प्यार और सुबह अपने द्वारा श्रुति के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए गिल्ट था। इसलिए अरमान गहरी सांस लेता है, फिर बेड पर श्रुति के पास जा उसके बाजू में लेट अरमान श्रुति को टाइटली बेक हग कर लेता और अपना चेहरा श्रुति के नेक के पास छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोलता है, सॉरी श्रुति। श्रुति जो कि अरमान के रूम में आते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि अरमान को लगे वो सो रही है, लेकिन वो जग रही थी। अरमान के ऐसे उसे हग करने और सॉरी बोलने से वो इमोशनल हो जाती है। फिर से उसकी आंखें भर आती है, ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल रो देगी, पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती और वैसे ही चुपचाप लेटी रहती है, जरा सा हिलती तक नहीं है। लेकिन अरमान को पता नहीं कैसे पता चल जाता कि श्रुति जग रही है, इसलिए अब अरमान और टाइटली श्रुति को हग कर लेता है और बोलता है, श्रुति मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर वो सब मैंने गुस्से में किया, मैं उस वक्त अपने सेंस में था। प्लीज़ श्रुति मुझे माफ़ कर दो।
श्रुति अब भी कुछ नहीं बोलती लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो अरमान से बहुत सारी शिकायत करना चाहती थी पर शायद अब उनके बीच इतनी दूरी आ गई थी कि श्रुति की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो बस अरमान जो बोल रहा था उसे चुपचाप सुन रही थी। श्रुति के कुछ न बोलने पर अब अरमान को हर्ट हो रहा था। जो श्रुति हर टाइम उसे खाने को दौड़ती थी आज चुप थी और श्रुति की ये चुप्पी अरमान को खल रही थी। अरमान फिर से बोलता है, श्रुति सॉरी। श्रुति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वही अरमान बार बार श्रुति से सॉरी बोल रहा था। कुछ देर बाद अरमान श्रुति को सॉरी बोलना बंद कर देता है और वो भी चुपचाप ऐसे ही आंखें बंद किए हुए श्रुति को हक किए हुए लेटे रहता है। फिर थोड़ी देर बाद अरमान अपनी आंखें खोलता है और श्रुति से कहता है, श्रुति तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना है तो मत करो, पर प्लीज़ तुम खाना खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। श्रुति श्रुति प्लीज़। अरमान के इतना बोलने पर भी श्रुति कुछ नहीं बोलती तो अब अरमान खुद से ही श्रुति को अपनी तरफ मोड़ता है। अरमान अब श्रुति के चेहरे को देखता है तो श्रुति का चेहरा देख अरमान के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो ये चेहरा कब से देखने के लिए तरस रहा था। लेकिन श्रुति का चेहरा खाना न खाने की वजह से एकदम छोटा सा हो गया था और रोने की वजह से पूरा रेड रेड था। ये सब देख अरमान को फिर से हट होता है। उसकी गलती की वजह से श्रुति का क्या हाल हो गया है। श्रुति ने अभी भी अपनी आंखें बंद करी हुई थी और उसकी बंद आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जो देख अरमान को बहुत बुरा लगता है और अब उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रही थी। पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि इसी गुस्से की वजह से उसने आज श्रुति के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। अरमान अपने हाथों से श्रुति के आंसू पोंछता है और प्यार से श्रुति के माथे पर हल्के से थ्रोइंग किसेस करता है। अरमान के किस करते ही श्रुति अपनी आंखें खोल लेती है और उसके आंखों में थरे आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। श्रुति के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी और ये अरमान साफ साफ श्रुति की आंखों में देख सकता था कि उसने श्रुति को कितना हर्ट किया है। अरमान फिर से श्रुति के आंसू पोंछता है और उसे हग कर लेता है और फिर से बोलता है, श्रुति सॉरी प्लीज़ तुम रो मत। अरमान तो श्रुति को हग करता है लेकिन श्रुति वो अरमान को हग नहीं करती और ये चीज़ अरमान नोटिस भी करता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है और बोले भी क्यों, उसी की गलती के बजाय ये सब हो रहा है। अरमान श्रुति से अलग होता है, फिर खुद उठकर बैठ जाता है और श्रुति को भी बैठा देता है। श्रुति एकदम मूर्त बनी हुई थी, अरमान जो भी कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। अरमान श्रुति को बैठाने के बाद टेबल पर रखी खाने की प्लेट उठाता है और श्रुति के सामने आकर बैठ जाता है। फिर वो अपने हाथ से खाने का एक निवाला उठाता है और श्रुति के मुंह के पास ले जाता है, लेकिन श्रुति अपना मुंह ही नहीं खोलती, जो देख अरमान आंखों से ही प्लीज़ बोलता है और श्रुति को खाने के लिए बोलता है। अरमान के इस तरह बोलने से श्रुति धीरे से मुंह खोल अरमान के हाथ से खाने का निवाला खा लेती है। श्रुति के खाना खाने से अरमान हल्का सा मुस्कुरा देता है। ऐसे ही अरमान श्रुति को पूरा खाना खिला देता है। जब पूरा खाना श्रुति खा लेती है तो अरमान उसे पानी पिलाता है और फिर श्रुति को वेरी केयरफुली बेड पर लेटा देता है। इसके बाद अरमान श्रुति के उस हाथ में बाम भी लगाता है जिसे उसने मरोड़ा था। श्रुति अरमान को खुद की इतनी केयर करता देख इतनी देर में अब बिना किसी भाव के बोलती है, अरमान आपको सचमुच में मेरी फ्रिक हैं या फिर ये सब भी एक दिखावा है जो आपने पिछले 6 महीने से मेरी केयर करने का दिखावा किया था उसी तरह। श्रुति के ये बोलने पर अरमान जो श्रुति के हाथ पर बाम लगा रहा था वो रुक जाता है। थोड़ी देर अरमान चुप रहता है, फिर हल्के से हंसते हुए बोलता है, इसका जवाब तो मुझसे ज़्यादा अच्छा तुम ही दे पाओगी। श्रुति बोलती है, फिर तो सब फेक ही है। श्रुति की ये बात अरमान को किसी खंजर की तरह चुभती है क्योंकि उसने दिल से श्रुति की केयर की थी पहले भी और अब भी, पर श्रुति को अब सब फेक लगता है। पर अरमान बोलता कुछ नहीं है और श्रुति को ब्लैंकेट ओढ़ा उसे सोने का बोल बेड से उठ जाने लगता है। अरमान को बेड से उठता देख श्रुति दूसरी तरफ मुंह फेरे हुए बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ मैं भी कितनी पागल हूँ, ऑफकोर्स अपनी पहली वाइफ के पप। श्रुति पूरा बोलती उससे पहले अरमान बोलता है, सोफे पर सोने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद तुम्हें मेरे जैसे फेक पर्सन के साथ एक ही बेड पर अच्छा न लगे। ये बोल अरमान एक बार श्रुति की तरफ देखता है जो कि बिना किसी भाव के उसी को देख रही थी। फिर एक पिलो उठा जाकर सोफे पर लेट जाता है। लेट तो गए लेकिन नींद दोनों की ही आंखों में नहीं थी, दोनों ही छत को देखते हुए न जाने क्या सोच रहे थे। ऐसे ही लेटे हुए घंटे भर बीत जाते हैं और अभी तक दोनों नहीं सोए थे। श्रुति पूरे बेड पर इधर से उधर हो रही थी और नींद न आने से वो परेशान हो उठकर बैठ जाती है। अब वो अरमान की तरफ देखने लगती है जो कि अभी भी रूम की छत को ही देख रहा था। श्रुति कुछ देर यूं ही अरमान को देखती रहती है, फिर न जाने क्या सोच वो बेड से उठ अरमान के पास जाती है और उसके ऊपर लेट जाती है। फिर उसके होठों पर धीरे से किसिंग करने लगती है। श्रुति के ऐसा करने से अरमान थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे श्रुति को किसिंग करने लगता है और श्रुति को उसकी कमर से होल्ड कर लेता है ताकि वो गिरे न।
थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद अलग होते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को हक किए लेटे रहते हैं। और कोई यकीन नहीं करेगा, इन दोनों की आंखों में अभी थोड़ी देर पहले नींद का नामो निशान नहीं था। वो एक दूसरे की बाहों की वार्मथनेस को पाकर अब सुकून से सो जाते हैं। स्लीपिंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। सूरज का चेहरा। अरमान श्रुति के रूम में। अरमान की अपने आप ही नींद खुलती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र श्रुति पर पड़ती है, जो कि अरमान को हक कर ऐसे सो रही थी जैसे अब कोई टेंशन ही न हो। उसका मुरझाया हुआ चेहरा आज खिला खिला सा था। न जाने अरमान ने रात भर में श्रुति पर क्या जादू कर दिया था। सूचना केंद्र। अरमान श्रुति के चेहरे को प्यार से निहार रहा था। श्रुति की जो जुल्फें थी वो बार बार उसके चेहरे पर उसे परेशान कर रही थीं। इसलिए अरमान उन जुल्फों को अपने हाथों से श्रुति के चेहरे से हटा उसके कान के पीछे टक कर देता है। फिर श्रुति के गाल पर धीरे से किस थ्रोइंग किसेस कर बोलता है, क्यूट। अरमान श्रुति को क्यूट इसलिए बोलता है क्योंकि आज श्रुति ईशान की तरह पाउट किसी फेस बनाकर सो रही थी और ऐसे सोते हुए वो सचमुच में बहुत क्यूट लग रही थी। लगता है ईशान के साथ रहते रहते श्रुति को ईशान की आदतें लग गई हैं। ओके जेस्चर। थोड़ी देर अरमान ऐसे ही श्रुति के चेहरे को देखता रहता है। फिर वो श्रुति को आराम से अपने ऊपर से उठा उसे सोफे पर लेटाता है। क्योंकि श्रुति अभी भी अरमान के ऊपर ही लेटी हुई थी, सचमुच में श्रुति ने अरमान को अपना बैग ही बना लिया है। कोष्टक। श्रुति को सोफे पर लेटा अरमान पहले खुद उठता है, फिर श्रुति को अपनी गोद में उठा अब उसे ले जाकर अच्छे से बेड पर लेटा देता है। फिर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद अरमान वॉशरूम से आता है, लेकिन श्रुति अभी भी सो ही रही थी। श्रुति को अभी भी सोता हुआ देख अरमान हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। कुछ ही समय में अरमान रेडी सेडी हो जाता है और जब अरमान रेडी हो रहा था तभी श्रुति की नींद खुल जाती है, लेकिन वो उठती नहीं है। वो लेटे हुए ही अरमान जो तैयार हो रहा था उसे ही देख रही थी। इसलिए अब जब अरमान रेडी हो जाता है तो वो श्रुति के पास आता है और बोलता, ऐसे क्या देख रही हो? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे घूर घूर कर नजर लगाओ। अरमान की बात सुन श्रुति हल्का सा मुस्कुरा देती है। श्रुति के मुस्कुराने से अरमान भी मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर किस कर बोलता है, गुड मॉर्निंग, थ्रोइंग किसेस। श्रुति भी ऐसे ही बोल देती है, गुड मॉर्निंग। इसके बाद अरमान श्रुति को उठने और फ्रेश होने को बोलता है। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है। अरमान श्रुति से बात करना चाहता था, लेकिन श्रुति ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, बस हाँ में ही बातें कर रही थी, इसलिए अरमान श्रुति को फोर्स नहीं करता है। श्रुति उठकर वॉशरूम में चली जाती है और अरमान नीचे हॉल में। अरमान जब नीचे आता है तो उसके सभी घर वाले नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। रेहान, स्नेहा और श्रुति नहीं थे अभी। ... दादी माँ अरमान को नाश्ते के लिए बुलाती है तो अरमान चुपचाप दादी माँ की बात मान लेता है, क्योंकि वैसे ही कल की वजह से सब उससे नाराज थे। अरमान डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है। मेड अरमान को नाश्ता सर्व करती है। अरमान के साथ ही सब नाश्ता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने काम पर जाना था। पर जब सबका आधा नाश्ता हो जाता है, मतलब नाश्ते के बीच में, श्रुति अपने रूम से नीचे आती है और सभी घरवालों को साथ देख वो मुस्कुराते हुए सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, स्माइलिंग फेस। श्रुति को मुस्कुराते हुए देख अरमान को छोड़ सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कल तक जो श्रुति रो रो कर आंसुओं से घर भर दी थी वो आज मुस्कुरा रही है। और ये कोई फेक मुस्कान नहीं थी, क्योंकि श्रुति के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो सचमुच में खुश हैं। अरमान भी श्रुति को देख मुस्कुराता है, लेकिन श्रुति उससे अपना मुंह फेर लेती है, ऐसे स्मर्क। श्रुति का ऐसा रिएक्शन देख अरमान मुस्कुराना बंद कर देता है और वहीं बाकी सभी लोग श्रुति की इस हरकत को देख और उसे खुश देख हल्का सा हंस देते हैं। सभी लवफुल आइज से एक बार श्रुति को देखते हैं, फिर अरमान की तरफ। सबको अपनी तरफ ऐसे प्यार से देखते हुए देख अरमान बोलता है, क्या हुआ, आप सब मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं? मैंने को अरमान पूरा बोलता उससे पहले ही आनंदी जी बोलती है, अरे स्नेहा, रेहान, तुम दोनों जग गए। रेहान स्नेहा का नाम सुनते ही जो लोग अभी श्रुति को प्यार से देख रहे थे, अब वही सभी लोग स्नेहा को प्यार से देखने लगते हैं। स्नेहा डाइनिंग टेबल के पास आते हुए सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और अरमान और ईशान को स्पेशली उनका नाम ले मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, ऐसे गुड मॉर्निंग अरमान, स्माइलिंग फेस, गुड मॉर्निंग ईशान बेबी, स्माइलिंग फेस। अरमान भी मुस्कुराते हुए स्नेहा को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ईशान वो स्नेहा को गुड मॉर्निंग आंटी बोलता है। ईशान के मुंह से आंटी सुन स्नेहा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में बस सिर हिला देती है। रेहान और स्नेहा अभी खड़े ही थे। आनंदी जी दोनों को नाश्ता करने के लिए बोलती हैं, साथ ही वो श्रुति को भी बोलती हैं। रेहान तो जो भी खाली चेयर दिखी उसी में बैठ जाता है, लेकिन अब रेहान के बैठने के बाद एक चेयर शिव के साइड वाली खाली होती है और एक अरमान की साइड वाली चेयर जिसमें श्रुति बैठती है।
श्रुति जिसने अभी अपने कदम अपनी चेयर की साइड जाने लिए बढ़ाए ही थे, उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं जहां वो खड़ी थी, क्योंकि श्रुति से पहले स्नेहा आकर अरमान के बगल में बैठ जाती है। अब स्नेहा जानबूझकर श्रुति की जगह पर बैठी या अनजाने में, ये तो स्नेहा ही जाने। स्नेहा के अरमान के बगल में बैठने से अरमान को छोड़ सभी हैरान हो जाते हैं, और श्रुति वो बिना किसी भाव के स्नेहा को देख रही थी। सबको अचानक हैरान देख स्नेहा बोलती है, आप लोग हैरान क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या? स्नेहा के ये बोलने से सब अपने सेंस में आते हैं और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ। सब ने तो कह दिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन शिव बोलता है। स्नेहा उस चेयर पर शिव आगे बोलता, तभी अरमान उसे रोक देता है और स्नेहा से बोलता है, कुछ नहीं हुआ स्नेहा, तुम नाश्ता करो। स्नेहा मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, अरमान आज भी कुछ नहीं बदला है, तुम पहले भी इसी जगह पर बैठते थे और मैं तुम्हारे बगल में, है ना? अरमान मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ स्नेहा। अरमान स्नेहा यूं ही बातें कर रहे थे, लेकिन श्रुति को अरमान स्नेहा का यूं बातें करना और स्नेहा के आते ही अरमान का ये बदलाव पसंद नहीं आता। अब वो गुस्से से अरमान और स्नेहा दोनों को देख रही थी, और श्रुति का ये गुस्से वाला फेस स्नेहा अरमान के अलावा सब देख रहे थे। स्नेहा अरमान के बगल में बैठी तो बैठी, अब गड़बड़ ये हो गई कि अरमान के एक साइड स्नेहा बैठ गई और एक साइड ईशान पहले से ही बैठा हुआ था, और ऐसे एक साथ बैठे हुए तीनों एक फैमिली लग रहे थे। रेहान को पता है श्रुति अरमान और स्नेहा को साथ देख और उन्हें बातें करते देख खुश नहीं है, फिर भी रेहान अरमान और स्नेहा से बोलता है, आप तीनों ऐसे एक साथ बैठे हुए एक फैमिली लग रहे हैं। मैं भी क्या पागलों भी तरह बातें बोल रहा हूं, अरे आप लोग एक फैमिली है तो लगेंगे ही ना, है ना स्नेहा? ... रेहान की इस बात पर स्नेहा तो खुश हो जाती है, लेकिन श्रुति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये उसकी फैमिली है और अब स्नेहा जानबूझकर या अनजाने में ही श्रुति की जगह ले रही थी। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ा देख स्नेहा रेहान की नज़रों में सभी बाहर से तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से उनका मन कर रहा था कि वे अभी रेहान को धो डालें। फालतू में आग लगाने वाली बातें कर रहा था, पर बात भी सच ही बोली उसने, वो स्नेहा का भी परिवार था, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, और श्रुति सब चुपचाप देख और सुन रही थी। एक बार फिर श्रुति अपने ही परिवार से अलग हो गई। स्नेहा तो श्रुति की जगह पर बैठ गई और कोई स्नेहा को उठने के लिए भी नहीं बोलता है, बल्कि आनंदी जी श्रुति से ही बोलती है, श्रुति तुम यहाँ बैठ जाओ शिव के बगल में। आनंदी जी की बात पर पहले तो श्रुति कुछ नहीं कहती, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ बैठूँ या कहाँ नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरी जगह कहाँ है। कोई भी आकर मेरा हक मेरी जगह छीनने की कोशिश करेगा और मैं बस चुपचाप देखती रहूं, ऐसा अब नहीं होगा, मेरा जो हक है उसे मैं लेकर रहूंगी। ये बात श्रुति एकदम स्ट्रेट फेस से बोलती है। श्रुति के ऐसे बोलने से सभी श्रुति की तरफ हैरानी से ऐसे देखते हैं जैसे सोच रहे हो ये अचानक श्रुति को हो क्या गया है, लेकिन श्रुति सबको इग्नोर कर अरमान के पास जाती है और प्यार से बोलती हैं, हबी। बाकी सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि श्रुति कहना और करना क्या चाहती है, लेकिन श्रुति के हवी बोलने से अरमान की आंखें बड़ी बड़ी फ्लश्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता है श्रुति उसे तभी हवी बुलाती है जब उसे उस पर बहुत प्यार आता है या फिर कुछ खुरापात चल रही होती हैं उसके दिमाग में। पर अभी तो श्रुति अरमान से नाराज है, तो प्यार तो उसे अरमान पर आ नहीं रहा होगा, मतलब कुछ गड़बड़ है। और अरमान ने बिल्कुल सही सोचा था, क्योंकि श्रुति अरमान को हवी बोल उसकी गोद में बैठ जाती है। ओके जेस्चर। श्रुति के अरमान की गोद में बैठने से सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अरमान के घरवालों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन श्रुति ने ये सब पहली बार कर रही थी सबके सामने, ऊपर से दादाजी दादी माँ अनुज जी भी थे, इसलिए सब और शॉक थे। सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, ऐसे अस्टोनिश्ड फेस। वहीं श्रुति आराम से अरमान की गोद में बैठ उसके गले में अपनी बाहें डाल सब की तरफ देखती है, और सबको शॉक देख वो मुस्कुराते हुए भोली बनते हुए बोलती है, अरे आप सब ऐसे हैरान क्यों हैं? मैंने कहा था ना अंडरस्को, मुझे पता है मेरी जगह कहाँ है और मुझे कहाँ बैठना है। सो ये है मेरी असली जगह, मेरे हवी की बाहों में। क्यों सही कहा ना हवी मैंने। विंकिंग फेस। ये बात श्रुति अरमान के गाल पर प्लेफुली मारते हुए बोलती है। श्रुति की इस हरकत से अरमान खुद ही शॉक था, लेकिन श्रुति जब उसके गाल पर मारती है तब वो अपने सेंस में आता है और वो अजीब तरीके से श्रुति को देखते हुए बोलता है, श्रुति ये क्या बेशर्मी है, सभी घर वाले हैं, दूर हटो तुम मुझसे। श्रुति कहती है, बेशर्मी कौन सी बेशर्मी हवी। पहले श्रुति सोचने का नाटक करती है, फिर अरमान के सीने में हल्के से मार बोलती है, हवी ये बेशर्मी तो मैंने आपसे ही सीखी है, आजकल तो ये सब चलता रहता है, ये सब तो नॉर्मल है, और मैं तो हमेशा ही ऐसे ही आपके गोद में बैठती हूँ, भूल गए क्या आप हूँ। ये बोल श्रुति शर्माने का नाटक करती है, सी नो इवल।
फिर श्रुति सभी घर वालों की तरफ देख आगे बोलती है, और मुझे नहीं लगता किसी को मेरे ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माँ ने तो खुद ही कहा था उन्हें हम दोनों को इस तरह रोमांटिक देख अच्छा लगता है, क्योंकि माँ सही कहा ना मैंने। श्रुति की इस बात पर अब सब शॉक्ड हुए ही आनंदी जी की तरफ देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देख आनंदी जी नर्वसली बोलती है, वो मैंने ऐसा बोला था, कब, मुझे याद नहीं है। आनंदी जी की झूठी बात सुन शिव बोलता है, हाँ मोम आपने बोला था, मुझे याद है सब, आपने ये बात तब बोली थी जब हॉस्पिटल में अरमान और भाभी की। शिव पूरा बोलता तभी मैथिली शिव को मुक्का मार देती है, जिससे शिव को समझ आ जाता है कि वो अभी क्या बोलने था, इसलिए शिव सॉरी बोल चुप हो जाता है। श्रुति फिर से बोलती है, चलिए ये सब छोड़िए, वैसे मुझे आप लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ना है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, आप लोग ये बताइए मेरे अरमान की गोद में बैठने से किसी को कोई दिक्कत है? स्नेहा रेहान को छोड़ सभी घर वाले पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर श्रुति अरमान की तरफ देख झट से न में सिर हिला देते हैं। सभी घर वाले तो कुछ नहीं बोलते और न में सिर हिला देते हैं, लेकिन अरमान बोलता है, मुझे है दिक्कत। अरमान के ये बोलने से श्रुति अरमान की तरफ देख प्यार से बोलने का नाटक करते हुए कहती है, हवी आप ना चुप रहिए, आपसे मैंने नहीं पूछा। श्रुति खाने एक निवाला अरमान के मुंह में जबरदस्ती ठूंसते हुए आगे बोलती है, आप बस नाश्ता कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। श्रुति के ऐसे व्यवहार से एक बार फिर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रुति का ये रूप कभी नहीं देखा था, और जिस अरमान से उसके खुद के घर वाले डरते हैं उसका मुंह ऐसे श्रुति ने बंद कर दिया फ्लश्ड, इसलिए सब और भी शॉक थे। सब तो शॉक थे, पर ईशान उसको लगता है श्रुति प्यार से अरमान को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही है, इसलिए वो खुशी से श्रुति से बोलता है, मम्मा मुझे भी। ग्रिन ये बोल ईशान अपना मुंह खोल लेता है। ईशान की बात सुन और उसका खुला हुआ मुंह देख श्रुति कहती है, ओह मेरा बेबी थ्रोइंग किसेस। ये बोल श्रुति अरमान की गोद में ही बैठे हुए ईशान को भी अपने हाथों से एक निवाला खिला देती है, जिससे ईशान खुश हो जाता है और श्रुति भी खुश हो जाती है। वो प्यार से ईशान के गालों को पिंच करते हुए अब रेहान की तरफ घूरती एंग्री है और उससे बोलती है, हे यू क्या नाम है तुम्हारा? रेहान, केहान, वॉटएवर। रेहान बोलता है, वॉटएवर नहीं अंडरस्कोर रेहान। श्रुति कहती है, हाँ वही, अब तुम बोलो, हम लग रहे हैं ना एक फैमिली? नहीं, क्यूट लवली परफेक्ट फैमिली। बोलो जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बोलो एंग्री। श्रुति के इस तरह बात करने से रेहान की बोलती ही बंद हो जाती है, वो बस ब स ही करता रह जाता है। रेहान की ऐसी हालत देख बाकी किसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिव वो हंसने लगता है। शिव हंसते हुए ही बोलता है, वाह भाभी आपने कमाल कर दिया, और सच में आप, अरमान और ईशान साथ में एक क्यूट ब्यूटीफुल हैंडसम फैमिली लग रहे हो। पर साइड में एक नागिन भी है। नागिन शब्द शिव अपने बस में ही बोलता है, जिससे किसी को सुनाई नहीं देता है। शिव की बात पर श्रुति फिर से शर्माने का नाटक करते हुए बोलती है, शिव आप भी न सी नो इवल। श्रुति की ये सारी नौटंकी और हरकतें देखकर सब अभी भी शॉक थे। अब वो बोले भी तो क्या बोले, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये सब कर श्रुति अगर सही नहीं है तो वो गलत भी नहीं है, और जैसे वो स्नेहा के टाइम पर कुछ नहीं बोलते हैं तो श्रुति को किस मुंह से रोके या कुछ बोले, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, सब सिर नीचे कर अपना नाश्ता करने लगते हैं। श्रुति फिर से जबरदस्ती अरमान को अपने हाथों से नाश्ता खिलाती है, लेकिन इस बार अरमान श्रुति का हाथ झटक देता है और धीरे से बोलता है ताकि बाकी सभी को उसकी बात सुनाई न दे। वो बोलता है, श्रुति ये क्या बदतमीजी है, सब क्या सोच रहे होंगे? श्रुति बोलती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, और ये बदतमीजी करने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया है। अब श्रुति गुस्से से स्नेहा की तरफ देखती है और आगे बोलती है, अगर आप इस चुड़ैल को मेरी जगह पर बैठने न देते। एंग्री। स्नेहा के लिए चुड़ैल सुन अरमान बोलता है, ये चुड़ैल क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम है उसका स्नेह। अरमान की बात को बीच में काटते हुए श्रुति कहती है, मेरे लिए वो चुड़ैल ही जो मेरा घर तोड़ने आए है, और मिस्टर हवी अगर ये चुड़ैल मेरी जगह पर कल से बैठी न तो मैं ऐसे ही रोज आपके गोद में बैठूंगी, फिर चाहे मुझे कोई बेशर्म बोले या बदतमीज, आई डोंट केयर। स्मर्क। और ये मजाक नहीं है, मैं ये सच में ऐसा कर सकती हूँ, इसलिए इस चुड़ैल को मेरी चेयर से दफा करो। स्मर्क। ये सारी बातें श्रुति बड़े एटीट्यूड से बोलती है, जिससे अब अरमान का मुंह ही बंद हो जाता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था श्रुति ऐसा भी कभी कर सकती है। अकेले में सब चलता है पर सबके सामने फ्लश्ड। अरमान अपने ही सोच में रहता है और श्रुति स्नेहा को गुस्से से घूर रही थी। वहीं स्नेहा अरमान और श्रुति की सारी बातें सिर नीचे किए हुए सुन रही थी। अरमान तो धीरे बोल रहा था, लेकिन श्रुति तेज तेज बोल रही थी ताकि स्नेहा उसकी बातें सुने, और हुआ भी वही। श्रुति की सारी बातें सुन स्नेहा को बुरा लगता है, इसलिए उसकी आंखें भर आती है, लेकिन वो अपने आंसू पोंछ चेयर से उठती है और श्रुति की तरफ बिना देखे बोलती है,
सॉरी श्रुति, मुझे पता नहीं था यहाँ तुम बैठती हो, इसलिए मैं गलती से तुम्हारी जगह पर बैठ गई थी। ये बोल स्नेहा श्रुति की जगह छोड़कर जाकर शिव के बगल में बैठ जाती है। स्नेहा के ऐसा करने से अरमान कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन स्नेहा उसे चुप रहने को बोलती है, जिससे अरमान कुछ नहीं बोलता है। अब सब स्नेहा की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें स्नेहा के लिए कितना बुरा लग रहा हो। कोई बोले भी तो बोले क्या, क्योंकि अगर वो एक की तरफ से बोलेंगे तो दूसरी को बुरा लगेगा। इसलिए सब ने चुप रहना ही सबसे अच्छा ऑप्शन समझा। सूचना केंद्र। और श्रुति वो अभी भी अरमान की गोद में बैठे हुए स्नेहा को ऐसे घूर कर देख रही थी, जैसे कह रही हो अरमान सिर्फ मेरे है और ये परिवार भी सिर्फ मेरा है। इतने सारे ड्रामे के बाद फाइनली सब नाश्ता करते हैं। सब तो नॉर्मल ही नाश्ता खाते हैं, लेकिन श्रुति वो तो ऐसे नाश्ता खाती है जैसे वर्षों की भूखी हो। वो बार बार मेड से बोलती है और दो मुझे खाने को। श्रुति का इतना नाश्ता खाना सबको अजीब लग रहा था, पर श्रुति आज अलग ही मूड में थी। कोई कुछ भी बोलता तो भड़क जाती थी। वो आज अरमान की भी कोई बात नहीं सुन रही थी, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। श्रुति का जितना मन था सब उसे उतना खाने देते हैं। धीरे धीरे सब नाश्ता कर उठ कर जाने लगते हैं। लास्ट में अरमान, स्नेहा, रेहान, शिव, मैथिली और शिव ही होते हैं। मतलब बड़े लोग और सबसे छोटे जा चुके थे। श्रुति अभी भी खा ही रही थी और ऐसे खा रही थी मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा खाना खाता है, उसके पूरे मुंह में खाना ही खाना लगा था। एक तो श्रुति इतना खा रही थी, ऊपर से ऐसे, इसलिए सभी श्रुति को हैरानी से देख रहे थे। श्रुति को ऐसे खाता देख और कोई तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब अरमान मुंह बनाए हुए बोलता है, श्रुति ये तुम कैसे खा रही हो और कितना खा रही हो? अब बस भी करो, देखो तुम अपनी हालत, पूरे मुंह पर खाना ही खाना लगा है तुम्हारे। ये बोल अरमान टिश्यू पेपर उठाता है और श्रुति का मुंह पोंछता है। जब अरमान श्रुति का मुंह पोंछ देता है तो श्रुति मासूमियत से बोलती है, अरमान पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत भूख लग रही है। तो अरमान बोलता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो चलो डॉक्टर के पास, वही बताएंगे तुम्हें हुआ क्या है। डॉक्टर के पास जाने की बात सुन रेहान झट से बोलता है, अरे जब घर में ही डॉक्टर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। रेहान के इस तरह अचानक बोलने से स्नेहा को छोड़ सब रेहान को अजीब तरह से देखते हैं। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देख रेहान नर्वसली हंसते हुए बोलता है, हे मेरा मतलब है मैं हूं ना, मैं भी तो एक डॉक्टर हूं, फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है, और मैं तो ऐसे ही बिना चेकअप के ही बता सकता हूं कि ये इतना खाना क्यों खा रही हैं। अब सब सवाल भरी नजरों से रेहान को देखते हैं। रेहान आगे बोलता है, ये इतना खाना इसलिए खा रही हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था ना, बस और कुछ नहीं है। रेहान की बात सुन सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। सब ये सोच ही रहे थे, तभी यहाँ पर ईशान आता है जो अब स्कूल ड्रेस में था, और वो अरमान से बोलता है, डैडी चलो मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ईशान के आने से सब रेहान की बात को भूल जाते हैं, जिससे रेहान रिलैक्स हो जाता है। अरमान ऑलरेडी इतने ड्रामे से परेशान हो चुका था, इसलिए वो अब यहाँ से भागना चाहता था, तो वो ईशान से बोलता है, ओके बेबी चलो। अरमान ईशान का हाथ पकड़ जाने लगता है, लेकिन ईशान अरमान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा श्रुति के पास भाग जाता है और वो श्रुति को बैठने को बोलता है। जब श्रुति ईशान के बराबर बैठ जाती है तो ईशान श्रुति के दोनों गालों पर किस कर बोलता है, लव यू मम्मा थ्रोइंग किसेस। आप अपना ख्याल रखना, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। ईशान की इतनी प्यारी बातें सुन श्रुति मुस्कुरा देती है और वो भी प्यार से ईशान के गाल पर किस कर बोलती है, लव यू टू बेबी थ्रोइंग किसेस, और आप भी अपना ख्याल रखना। ओके फिर मम्मा आएगी आपको लेने। ईशान कहता है, ओके मम्मा। ईशान श्रुति के बीच इतना प्यार देख स्नेहा का भी मन करता है ईशान को प्यार करने का, इसलिए वो ईशान की तरफ अपने कदम बढ़ाती भी है, पर वो ईशान के पास जाती उससे पहले ही ईशान श्रुति के पास से वापस अरमान के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ बोलता है, चलो डैडी मुझे लेट हो रहा है, फिर टीचर डांटेंगी मुझे। ईशान के ऐसे चले जाने से स्नेहा उदास हो जाती है। स्नेहा का उदासी भरा चेहरा सब देखते भी है। स्नेहा को ऐसे देख श्रुति और शिव को छोड़ रेहान, अरमान और मैथिली को बुरा लगता है, इसलिए अरमान ईशान से बोलता है, बेबी आप वो उन। अरमान पूरा बोलता लेकिन ईशान मुंह बनाते हुए बोलता है, डैडी चलो ना, मैं सचमुच लेट हो जाऊंगा। ये बोल ईशान अरमान को अपने साथ खींचने लगता है और वो अरमान की बात नहीं सुनता। अरमान ईशान के साथ तो जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ स्नेहा पर थी। अरमान को अपनी तरफ देखते हुए देख स्नेहा हल्का सा मुस्कुरा देती है और आंखों से ही बोलती है, इट्स ऑक, कोई बात नहीं। अरमान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और इनकी ये आंखों वाली बात श्रुति देख लेती है। अब वो फिर से गुस्सा हो जाती है। श्रुति गुस्से से अरमान के पास जाती है और उसके पैर पर जोर से मार अपने रूम की तरफ चली जाती है। श्रुति के ऐसा करने से अरमान हैरान ही रह जाता है। वो श्रुति से कुछ बोलता उससे पहले ही श्रुति यहाँ से जा चुकी थी। फिर अरमान ऐसे ही ईशान के साथ चला जाता है।
स्नेहा अभी भी बाहर के गेट की तरफ देख रही थी जहां से अभी ईशान और अरमान गए। स्नेहा को ऐसे गेट की तरफ देखते हुए देख रेहान बोलता है, स्नेहा ये लड़की श्रुति तो बड़ी चालू निकली, एक पल में सबको अपनी तरफ कर ली, लेकिन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जैसे वो अपने हक के लिए लड़ रही है तुम भी लड़ो। रेहान की बात पर स्नेहा गहरी सांस लेती है और बोलती है, रेहान यहाँ सब अपने ही है, कोई किसी के साइड नहीं गया है। रही बात लड़ने की तो अगर मैं भी श्रुति जैसे बन जाऊंगी तो बात बनने की जगह और बिगड़ती जाएगी। वैसे ही सब कुछ उलझा हुआ है। रेहान बोलता है, पर स्नेहा, अब स्नेहा रेहान की कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। स्नेहा के जाने के बाद मैथिली शिव जो यहीं पर खड़े थे और स्नेहा रेहान की बातें सुन रहे थे। तो अब मैथिली शिव से कहती है, शिव स्नेहा भाभी कितनी सुलझी हुई है, वो हालातों को समझती हैं, वो कितनी है। स्नेहा की इतनी तारीफ सुन शिव आंखें रोल करता है और मैथिली की पूरी बात सुने ही बिना ही यहाँ से चला जाता है। शिव के ऐसे जाने से मैथिली भी उसका नाम लेते हुए शिव के पीछे जाती है। शिव मैथिली के जाने के बाद रेहान न जाने क्या सोच अपने में ही मुस्कराए जा रहा था। टाइम स्किप, रात के समय, सोने के वक्त। इस वक्त अरमान स्नेहा के साथ उसके रूम में होता है। अरमान स्नेहा को दवाई खिला और उसे सोने का बोल जाने लगता है। तभी स्नेहा अरमान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती, अरमान मैं तुमसे एक बात पूछूं? अरमान रुक जाता है और स्नेहा से बोलता है, हाँ पूछो। स्नेहा अरमान के चेहरे को ध्यान से देखती है, फिर बोलती है, अरमान तुम्हें तो श्रुति जैसी लड़की पसंद नहीं थी, मेरा मतलब है जिद्दी, बहुत बोलने वाली, फिर तुम्हें श्रुति कैसे पसंद आ गई? स्नेहा के इस सवाल पर पहले अरमान कुछ देर चुप रहता है, फिर बड़े आराम से जवाब देता है, स्नेहा पसंद का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदलती जाती है। स्नेहा बोलती है, अच्छा फिर तो तुम्हें अब मैं भी पसंद नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वक्त के साथ तो पसंद बदलती रहती है। स्नेहा की इस बात पर अरमान हल्का सा हंसता फिर बोलता है, स्नेहा पसंद और प्यार में फ़र्क होता है, पसंद बदल सकती है लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। ये बात अरमान मुस्कुराते हुए न जाने कहाँ खोए हुए बोलता है। पर स्नेहा वो अरमान की बात से खुश हो जाती है, इसलिए वो अरमान के गले लग जाती है और बोलती है, अरमान मुझे पता था सब बदल सकते हैं पर तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारी आंखों में मुझे आज भी मेरे लिए वही प्यार दिखता है जब हम पहली बार मिले थे। अरमान वो दिन भी कितना खास था ना, और कितना फिल्मी भी। कुछ कॉलेज के लड़के मुझे परेशान कर रहे थे और तुम मुझे बचाने आए थे, और वहीं मैं अपना दिल तुम पर हार गई थी। स्नेहा ऐसे ही अरमान से पुरानी बातें करने लगती है और अरमान उसकी सारी बातें चुपचाप ध्यान से सुनता रहता है। यहाँ अरमान स्नेहा अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे तो दूसरी तरफ श्रुति अरमान का इंतजार करते हुए पूरे रूम में इधर उधर घूम रही थी। जब काफी देर हो जाती है और अरमान फिर भी नहीं आता है तो श्रुति स्नेहा के रूम की तरफ चल पड़ती है। श्रुति स्नेहा के रूम के पास आती है और बिना नॉक किए हुए ही रूम के अंदर चली जाती है, जहां स्नेहा ने अभी भी अरमान को हक किया हुआ था। और ये सब देख श्रुति को गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। श्रुति को गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था, लेकिन आज श्रुति रोती नहीं है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन इन सब से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, जो कि उससे कंट्रोल नहीं होता है, और वो गुस्से से अरमान स्नेहा के पास जाती है। स्नेहा जो अरमान के गले लगी थी, श्रुति झटके से स्नेहा को अरमान से अलग कर देती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे स्नेहा जो बेड पर बैठे हुए अरमान के गले लगी हुई थी, श्रुति के धक्का देने से उसका सिर जाकर बेड के सिरहाने से टकरा जाता है और इससे स्नेहा को बहुत जोर की लगती है। स्नेहा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अरमान हैरान ही रह जाता है, वो तो यही सोचते रह जाता है कि श्रुति स्नेहा के रूम में कहाँ से आ गई और उसने ये सब क्या कर दिया। अरमान श्रुति की ऐसी हरकतों को देख हैरान ही रहता है, और श्रुति उसे स्नेहा का सिर फोड़ कर भी शांति नहीं मिलती है तो वो स्नेहा का गला दबाने लगती है। श्रुति के ऐसा करने से स्नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो खांसने लगती। स्नेहा खांसते हुए अरमान से बोलती है, अरमान बचाओ मुझे। स्नेहा के बोलने से अरमान अपने सेंस में आता है। अब अरमान श्रुति से गुस्से से बोलता, श्रुति ये तुम क्या कर रही हो, तुम छोड़ो स्नेहा को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की बात सुन श्रुति गुस्से से बोलती है, अंडरस्को, आपसे बुरा कोई होगा भी नहीं। पाउटिंग अब अरमान के एक्सप्रेशन एंग्विश्ड। श्रुति आगे बोलती है, अरमान मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर हमारे बीच कोई आएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, और ये चुड़ैल तो हमारे बीच ही बस नहीं, हमारी पूरी जिंदगी में नागिन की तरह बैठ गई है। इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, इसका काम तमाम आज मैं करके ही रहूंगी। स्नेहा फिर से खांसते और रोते हुए बोलती है, श्रुति प्लीज छोड़ दो मुझे। सेम अरमान भी बोलता है और वो श्रुति को स्नेहा से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति की पकड़ स्नेहा की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि अरमान छुड़ा ही नहीं पाता है, और श्रुति उस पर तो जैसे भूत सवार था, वो किसी की नहीं सुनती और गुस्से से फिर से बोलती है, ये चुप चुड़ैल, आज तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू दोबारा मेरे पति के करीब आने में 10 बार सोचेगी। मुझे तेरी सारी असलियत पता है, तू स्नेहा है। श्रुति पूरा बोलती तभी अरमान गुस्से से श्रुति को आंखें दिखाता है और बोलता है, श्रुति छोड़ो स्नेहा को, मैंने कहा छोड़ो स्नेहा को अभी के अभी।
इस बार अरमान इतने गुस्से में बोलता कि श्रुति थोड़ी डर जाती है, जिससे उसकी पकड़ स्नेहा की गले पर ढीली हो जाती है, लेकिन वो अभी भी स्नेहा के गले को छोड़ी नहीं थी। अभी भी उसने उसकी गर्दन को दबाकर ही रखा था, लेकिन पहले की तुलना में कम दबाव में। और यही मौका पाकर अरमान श्रुति के हाथों से स्नेहा की गर्दन को छुड़ा उसे स्नेहा से अलग कर देता है। श्रुति के छोड़ते ही स्नेहा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अब स्नेहा काफी डर गई थी और रो भी रही थी, इसलिए अरमान उससे पूछता, स्नेहा तुम ठीक तो हो? स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है और रोते हुए अरमान को हक कर लेती है। अरमान स्नेहा को चुप कराता है और उससे अलग हो उसे पीने के लिए पानी देता है। स्नेहा इतनी डरी हुई थी कि पानी का ग्लास पकड़ने में भी उसके हाथ कांप रहे थे, जो देख अरमान अपने हाथों से स्नेहा को पानी पिलाता है। अरमान के हाथों से पानी पीते हुए स्नेहा डरी हुई आंखों से श्रुति की तरफ देखती है, जो कि अभी भी स्नेहा को गुस्से से देख रही थी। स्नेहा को श्रुति की तरफ देखते हुए देख अरमान भी श्रुति की तरफ देखता है और श्रुति को अभी भी यही खड़े देख अरमान बोलता है, तुम गई नहीं श्रुति? श्रुति गुस्से से बोलती है, नहीं जाऊंगी मैं, जब तक इस चुड़ैल को छोड़ आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। श्रुति की बात सुन अरमान को बहुत गुस्सा आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर आंखें खोल वो स्नेहा से बोलता है, स्नेहा तुम आराम करो, अगर कोई जरूरत पड़े तो किसी मेड को बुला लेना। इतना बोल अरमान श्रुति के पास जाता है और कसकर श्रुति का हाथ पकड़ दांत मिसमिसाते हुए बोलता है, चलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये बोल अरमान श्रुति का हाथ पकड़े हुए ही स्नेहा के रूम से निकल जाता है। अरमान को इतने गुस्से में देख स्नेहा घबरा जाती है। वो पीछे से अरमान से बोलती है, अरमान प्लीज श्रुति के साथ कुछ गलत मत करना। पर स्नेहा की सुने कौन, क्योंकि अरमान श्रुति को लेकर यहाँ से जा चुका था। अरमान श्रुति को लेकर अपने रूम में आता है। रूम का गेट गुस्से से बंद कर वो उसी गेट पर श्रुति को सटा देता है और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। श्रुति का गुस्सा अभी भी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। वो अब अरमान को गुस्से से देखती है। अंडस्को अरमान जो उसके सामने खड़ा था, श्रुति उसे जोर से धक्का दे देती है। श्रुति ने अरमान को इतनी जोर से धक्का दिया था कि अरमान श्रुति से पीछे तो हट ही गया था, साथ ही वो गिरने वाला भी था, लेकिन अरमान अपने आप को संभाल लेता है जिससे कि वो गिरता नहीं। पर श्रुति की इस तरह हरकत पर अरमान गुस्से से बोलता है, श्रुति ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? अरमान के ऐसे बोलने पर श्रुति भी चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ हो गई हूँ मैं पागल, आप जिस तरह से बदले हैं ना अरमान, वो सब देख कर मैं पागल हो गई हूँ। आपको उस स्नेहा के साथ देख मैं पागल हो गई हूँ। नहीं देख सकती मैं आपको किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो स्नेहा ही क्यों ना हो। नहीं वांट सकती मैं आपको किसी के साथ। अब श्रुति रुआसी सी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आगे श्रुति रोते हुए बोलती है, अरमान क्या आपको मेरा प्यार नहीं दिखता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? क्या वो स्नेहा आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती है जो आप हर बार उसके पास चले जाते हैं? बोलिए ना अरमान, क्या आपको मेरा प्यार नहीं दिखता है? हूँ। आगे श्रुति रोते हुए अटकते हुए बोलती है, अरमान जब मैं आपको उस स्नेहा के साथ देखती हूँ तो मुझे यहाँ। श्रुति अपने दिल के पास हाथ रख कर बोलती है, यहाँ मेरे दिल में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, प्लीज मत करिए ये सब प्लीज। श्रुति की ये सारी बातें सुन और उसे रोते देख अरमान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो श्रुति के पास आता है और श्रुति के आंसू पोंछ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर प्यार से बोलता है, श्रुति तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे ये सारे सवाल कर रही हो। मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता, पर हालात ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी मैं तुम्हें हट कर देता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम। अरमान की बात को बीच में ही काटते हुए श्रुति अरमान की आंखों में देखते हुए पूछती है, अरमान क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? श्रुति के इस सवाल पर अरमान ऐसे चुप हो जाता है जैसे श्रुति ने कितना कठिन सवाल पूछ लिया हो। अरमान को चुप देख श्रुति फिर से अरमान की आंखों में देखते हुए पूछती है, अरमान आप चुप क्यों हो? जवाब दीजिए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? श्रुति के दोबारा पूछने पर अरमान हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, श्रुति कहते हैं इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये बोल अरमान श्रुति के और करीब जाता है और अब अरमान के हाथ श्रुति की कमर पर होते हैं। अरमान आगे बोलता है, तो तुम मेरी आंखों में देखो और पता लगा लो मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। श्रुति जो पहले से ही अरमान की आंखों में देख रही थी, वो अरमान की इस बात पर बोलती है, मुझे इन आंखों में सिर्फ एक चालबाज भेड़िया नजर आ रहा है जो हर पल अपने रंग बदलता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, एकदम लोटा हो आप जो कहीं भी लुढ़क जाता है। ये बोल श्रुति अरमान से मुंह फेर लेती है। अपने लिए चालबाज भेड़िया और लोटा सुन पहले तो अरमान थोड़ा हैरान रह जाता है, फिर वो अपने हाथों से श्रुति के फेस को अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोलता है, अब भी तुम्हें चालबाज भेड़िया ही नजर आ रहा है? श्रुति हाँ में सिर हिला देती है, जो देख अरमान श्रुति के फेस के करीब जाते हुए बोलता है, और अब? श्रुति फिर से हाँ में सिर हिला देती है। अरमान श्रुति की आंखों में प्यार से देखते हुए उसके फेस के और करीब जाते हुए श्रुति से पूछता जाता है, और अब? और अब? श्रुति हर बार हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन अब श्रुति की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं क्योंकि अरमान का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था, मतलब इतने करीब कि अब अगर अरमान श्रुति दोनों में कोई कुछ बोलता है तो उनके होंठ एक दूसरे से टच कर जाते।
मगर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों ही चुपचाप खड़े हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर अरमान श्रुति के माथे पर अपने माथे से हल्के से मार देता है और श्रुति को अपनी गोद में उठा लेता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति हैरान रह जाती है। वो कंफ्यूजली अरमान को देखती है। श्रुति को ऐसे कन्फ्यूजन में देख अरमान श्रुति को गोद में लिए हुए बेड साइड जाते हुए बोलता है, इतना मत सोचो मेरी जंगली बिल्ली, तुम अभी अच्छे से अपने पति को जानती नहीं हो। मुझ में बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसे ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना हूं मैं। मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी भी आती है और झूठी फीलिंग्स दिखानी भी आती है। अरमान की ऐसी बातें सुन श्रुति और कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता अरमान कहना क्या चाहता है। अरमान श्रुति को आराम से बेड पर लेटा देता है। फिर प्यार से श्रुति के माथे पर किस कर बोलता है, ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, तुमने मेरी आंखों में जो कुछ भी देखा है वो सच ही है। अंडरस्कोर, अब चलो सो जाओ। ये बोल अरमान श्रुति को ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और बेड के दूसरे साइड जाके खुद लेट जाता है। अरमान श्रुति को हक करने की कोशिश करता है लेकिन श्रुति वो आज अरमान की जाल में नहीं फंसती है। वो अरमान को लात मारकर अपने दूर कर देती है। अब अरमान दोबारा कोशिश नहीं करता श्रुति के पास आने की और चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहता है और श्रुति भी चुपचाप अपनी जगह पर लेटी रहती है। पर दोनों को ही एक दूसरे को हक करके सोने की आदत है, इसलिए ऐसे दोनों को नींद नहीं आती है। इसलिए अरमान लास्ट बार ट्राई करता है और श्रुति की तरफ देख प्यार से बोलता है, वाइफी। श्रुति आज अरमान के पास जाना नहीं चाहती थी लेकिन वाइफी सुन श्रुति सारा गुस्सा भूल जाती है और लुढ़क कर अरमान के पास पहुंच जाती है और बोलती है, अभी आपने क्या कहा। अरमान श्रुति को हक कर लेता है और उसके कान के पास जाना जाने क्या बोलता है कि श्रुति मुस्कुराने लगती है। वो अरमान के सिर पर प्लेफुली मारते हुए बोलती है, झूठ है। अरमान श्रुति के कान में किस कर बोलता है, सच्ची। और इस तरह दोनों थोड़ा लड़ झगड़ कर तो थोड़ा प्यार करके सो जाते हैं। रात में तो अरमान श्रुति इतने लवी डवी टाइप थे लेकिन सुबह होते ही और स्नेहा के सामने आते ही अरमान फिर से श्रुति को भूल जाता है, जिससे श्रुति फिर से चिढ़ जाती है और श्रुति गुस्से में जानबूझकर गरम गरम कॉफी स्नेहा के ऊपर गिरा देती है। फिर से वही डेली वाला तमाशा होता है। किसी को भी श्रुति का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो श्रुति को समझाते भी है कि वो ऐसा न करे, पर श्रुति तो ऐसे बन गई थी जैसे अब उसे किसी की सुननी ही नहीं है और बस अपने मन की करनी है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। इन दिनों में श्रुति ने पूरे घर को परेशान कर रखा था। खासतौर पर अरमान श्रुति से बहुत परेशान था क्योंकि जब भी अरमान स्नेहा के पास जाता क्या उसके बगल में बस खड़ा हो जाता तो श्रुति गुस्से से फट पड़ती थी और वो स्नेहा को हट कर देती थी। कभी उसे धक्का दे देती तो कभी उसके खाने के साथ छेड़खानी कर देती तो कभी उसे अरमान से दूर रहने के लिए धमकी देती। पर स्नेहा भी तो अरमान से प्यार करती है, वो कब तक खुद को अरमान के पास जाने से रोकती। श्रुति ने स्नेहा का जीना हराम कर रखा था, पर स्नेहा वो तो ऐसे रहती जैसे उसे श्रुति के ये सब करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। श्रुति उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती पर स्नेहा एक शब्द तक न बोलती थी और स्नेहा का ये शांत नेचर सबको उसके करीब ला रही थी। और श्रुति का चिड़चिड़ापन स्नेहा के लिए इतनी नफरत और जो वो किसी की बात नहीं सुनती थी, ये सारी चीजों से श्रुति बाकी घर वालों से तो नहीं लेकिन वो अरमान से दूर होती जा रही थी। श्रुति जबरदस्ती अरमान को स्नेहा के पास से अपने पास खींच तो लाती थी लेकिन उनके बीच लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि अरमान श्रुति से दूर भाग रहा था, लेकिन जो श्रुति कर रही थी उन सब की वजह न चाहते हुए भी अरमान श्रुति के बीच दूरियां आ रही थी। रात में अरमान श्रुति को प्यार से समझाता कि वो कुछ भी उटपटांग न करे। अरमान की नज़र में श्रुति अरमान की बात मान जाती लेकिन सुबह होते ही वो फिर से स्नेहा के साथ कुछ न कुछ बुरा कर देती, जिससे स्नेहा को तो कुछ फर्क न पड़ता लेकिन उसका असर अरमान श्रुति के बीच पड़ता। इन घर की परेशानियों के वजह से अरमान अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता है, जिसका फायदा हिमांशु उठाता है और वो घोटाला करने लगता है। पर यहाँ किस्मत हिमांशु का साथ नहीं देती। अरमान को बिजनेस में कुछ लोश होता उससे पहले ही अरमान को पता चल जाता है और वो कुछ बुरा होने से पहले ही अपनी कंपनी को बचा लेता है, पर उसे ये पता नहीं चलता कि इन सब के पीछे है कौन। सो इस वजह से हिमांशु अभी भी अरमान की कंपनी में ही होता है। बाहर की समस्याओं को तो अरमान ने सुलझा लिया था लेकिन घर के हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। स्नेहा कुछ बोलती ही नहीं थी और श्रुति वो उसके साथ बुरा व्यवहार करना बंद नहीं करती है। तो चलो आगे देखते हैं ये सब बदलाव अरमान श्रुति के रिश्ते में क्या असर करता है। इस वक्त रात का वक्त था। अरमान ऑफिस से घर आता है। वो अभी अभी ही मेंशन के अंदर आता है। हॉल में स्नेहा बैठी रहती है। अरमान को देख स्नेहा मुस्कुरा देती है तो अरमान भी मुस्कुरा देता है। फिर वो हॉल से सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। तभी स्नेहा अरमान को रोक बोलती है, अरमान मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरमान रुक जाता है और बोलता है, हाँ बोलो स्नेहा। स्नेहा जो सोफे पर बैठी हुई थी वो उठकर अरमान के पास आती है और उसके सामने खड़े हो बोलती है, अरमान मुझे आश्रम जाना था, वहाँ के लोगों से मिलना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हारा मन हो और तुम्हारे पास टाइम हो तो। स्नेहा की बात पर अरमान बोलता है, कब चलना है? अरमान के ये पूछने पर कि कब चलना है स्नेहा खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, जब तुम्हारे पास टाइम हो। अरमान कहता है,
ओके फिर हम कल शाम में चलें। स्नेहा हाँ में सिर हिला देती है, जो देख अरमान बोलता है अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं चेंज करके आता हूँ। अरमान की बात सुन स्नेहा वापस सोफे साइड जाने के लिए मुड़ती है, पर जैसे ही वो अपने कदम चलने के लिए उठाती है वो लड़खड़ा जाती है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अरमान स्नेहा को पकड़ लेता है और अब स्नेहा अरमान की बाहों में होती है। खुद को अरमान की बाहों में देख स्नेहा अरमान के चेहरे को प्यार से देखने लगती है और उसी में खो सी जाती है। स्नेहा अपने ख्यालों में ही होती है लेकिन अरमान सेंस में होता है, इसलिए वो स्नेहा को खड़ा करता है और पूछता है स्नेहा तुम ठीक तो हो? स्नेहा अरमान में खोए हुए ही बोलती है हाँ अरमान। अब अरमान बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, पर आधी सीढ़ी चढ़ते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर श्रुति खड़ी थी और वो गुस्से से अरमान को देख रही थी। श्रुति का गुस्से से भरा चेहरा देख अरमान को समझते देर नहीं लगती कि अभी हॉल में जो भी उसके और स्नेहा के बीच हुआ वो सब श्रुति ने देख लिया। अरमान श्रुति का नाम लेता है पर श्रुति वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। अरमान भी श्रुति के पीछे भागता है और जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचता है श्रुति गुस्से अरमान के मुंह पर गेट बंद देती है जिससे अरमान की नाक पर लग जाती है, पर अरमान अपनी नाक पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो गेट खोल रूम के अंदर जाता है। श्रुति ने गेट लॉक नहीं किया था, उसने बस अरमान के मुंह पर मारा था। अरमान रूम के अंदर आता है तो एक तकिया उड़ते हुए आकर उसके मुंह पर लगती है। इस अचानक आक्रमण से अरमान को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती क्योंकि अब उसे इन सब की आदत हो चुकी है और अब ये सब रोज का है। अरमान तकिए को उठा बेड पर रखता है, फिर श्रुति की तरफ देखता है जो वहीं बेड पर मुंह फुलाए हुए बैठी थी। ऐसे फूले हुए मुंह में अरमान को श्रुति बहुत क्यूट लगती है। एक तो पहले से ही श्रुति का बच्चों जैसा चेहरा, फिर नाक पर गुस्सा और ऊपर से इन दिनों श्रुति थोड़ी मोटी भी हो गई थी जिसकी वजह से वो अपने चबी चबी चीक्स के साथ और भी बहुत प्यारी और क्यूट लगती थी। श्रुति जितना लड़ाई करती उतना ही ज्यादा खाना भी खाती जिसकी वजह से वो पहले की तुलना में ज्यादा नहीं पर थोड़ी मोटी हो गई थी। अरमान श्रुति के पास आता है और श्रुति के चबी चबी गालों को अपने हाथों से पिंच कर बोलता है श्रुति तुम गुस्सा मत हो, तुमने जो कुछ भी देखा वो बस एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। श्रुति अरमान का हाथ झटक गुर्राते हुए बोलती है हाँ सब कुछ कोइंसिडेंस ही तो है, वो हमारी जिंदगी में आ गई, आपने उसे इस घर में रोका, आप उससे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, वो गिरती है तो आप उसे संभालने पहुंच जाते हैं और अब तो कल आप उसके साथ घूमने भी जाने वाले हैं, ये सब कोइंसिडेंस ही तो है, कल को आप उसके साथ सो भी। श्रुति आगे बोलती तभी अरमान थोड़ी कड़ी आवाज में बोलता है श्रुति तुम बोल क्या रही हो? मैं कुछ भी शौक से नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पर तुम समझ ही नहीं रही हो, बस जो मुंह में आता है बोलती जाती हो, फिर मुझसे बोलती हो कि मैं लड़ता हूँ। ये बोल अरमान गुस्से से वॉशरूम में चला जाता है और श्रुति वो बस अरमान को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद अरमान वॉशरूम से चेंज करके आता है। अब अरमान श्रुति की तरफ देखता तक नहीं है, फिर भी वो श्रुति से बोलता है श्रुति चलो उठो डिनर कर लो। श्रुति का मुंह अभी भी फूला हुआ था पर उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो चुपचाप अरमान के पीछे पीछे चलने लगती है। अरमान नीचे आता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है जहां वो देखता है कि स्नेहा, रिहान, शिव और आनंदी जी ही बस है, बाकी घर के लोग हैं ही नहीं। इसलिए अरमान आनंदी जी से बाकी घर वालों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए, तो आनंदी जी बताती है कि दादाजी और अनुज जी काम से बाहर गए हुए हैं और दादी माँ अपने रूम में ही डिनर कर रही हैं और ईशान ने पहले ही खाना खा लिया, ईशान के साथ ही मैथिली ने भी खा लिया था तो वो ईशान को लेकर सोने चली गई। आनंदी जी की बात सुनते हुए अरमान डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है। अरमान के साथ ही श्रुति भी मुंह फुलाए हुए बैठ जाती है। श्रुति को ऐसे देख आनंदी जी और शिव दोनों ही साथ में आंखों के इशारे से अरमान से पूछते हैं कि श्रुति को क्या हुआ, उसका मुंह क्यों फूला हुआ है। अरमान भी इशारों से बोलता है पागल है वो। अरमान के इशारे का मतलब समझ आनंदी जी और शिव दोनों ही श्रुति की तरफ देख हल्का सा हंस देते हैं। आनंदी जी श्रुति और अरमान दोनों को खाना सर्व करती हैं। अरमान जैसे ही खाने का निवाला अपने मुंह में डालने वाला होता है तभी श्रुति अपना मुंह खोलकर बैठ जाती है और इशारे से अरमान को अपने हाथों से खिलाने को बोलती है। श्रुति के बोलने पर पहले अरमान स्नेहा की तरफ देखता है जो कि अरमान को ही देख रही थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरमान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर अरमान श्रुति को अपने हाथों से खिलाता और खुद भी खाता है। और ये नज़ारा रिहान, स्नेहा, शिव, आनंदी जी चारों ही देख रहे थे। 2 लोग खुश थे और तो 2 लोग जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद रिहान और शिव का डिनर हो जाता है तो वो चले जाते हैं। अब बचते हैं अरमान, श्रुति और स्नेहा, आनंदी जी। कुछ देर बाद इनका डिनर भी हो जाता है और अब ये सब भी उठ कर जाने लगते हैं। सबसे पहले अरमान ही उठता है। अरमान के उठते ही श्रुति जल्दी से उठकर अरमान के सामने आकर अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है और अरमान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखती है जैसे कह रही हो कि मुझे अपनी गोद में उठाओ। श्रुति के ऐसे करने पर अरमान न स्नेहा के बारे में सोचता है और न ही अपनी माँ के बारे में कि वो क्या सोचेंगी। वो झट से श्रुति को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रूम की तरफ चल पड़ता है।
स्नेहा ने ये दिखा तो दिया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तो उसे हो रही थी। वो हटिंग आइज से अरमान श्रुति को देख रही थी। वो तब तक उन दोनों को देखती है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं। अरमान श्रुति को लेकर रूम में आता है और श्रुति को अपनी गोद से नीचे उतारने लगता है, लेकिन श्रुति अरमान की गोद से उतरती ही नहीं है और बोलती है, मुझे नहीं उतरना है। अरमान के प्यार में श्रुति एकदम बच्ची बनती जा रही थी। ओके जेस्चर। अरमान कुछ नहीं कहता है। वो श्रुति को साथ लेकर बेड पर लेट जाता है, जिससे श्रुति खुश हो जाती है और वो अरमान को ऐसे हक कर लेती है जैसे अगर उसने अरमान को छोड़ दिया तो वो कहीं भाग जाएगा। अरमान अपनी आंखें बंद कर लेता है और श्रुति वो उसके चेहरे को निहारती रहती है। थोड़ी देर श्रुति ऐसे ही अरमान के चेहरे को देखती रहती है, फिर बोलती है, अरमान आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हूँ बोलिए। अरमान आप सो गए क्या? अरमान अरमान। श्रुति बार बार अरमान को बुलाती है, लेकिन अरमान कुछ नहीं बोलता तो श्रुति फिर से मुंह फुला लेती है और अरमान के सीने में मारने लगती है। श्रुति के मारने से अरमान अपनी आंखें खोल श्रुति के दोनों हाथ पकड़ बोलता है, श्रुति क्या है? श्रुति बोलती है, मुझसे बात करिए। कंफ्यूज्ड फेस। अरमान कहता है, क्या बात करूं मैं तुमसे, जब देखो लड़ती रहती हो। श्रुति कहती है, मैं लड़ती हूं? अरमान बोलता है, नहीं तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो, मैं ही पागल हूं जो अपने आप से लड़ता रहता हूं। स्मर्क। ये बोल अरमान फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक्सप्रेशनलेस अरमान के आंखें बंद करते ही श्रुति फिर से अरमान को मारने लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं मार पाती क्योंकि अब अरमान श्रुति को कसकर हक कर लेता है ताकि वो हिल भी ना पाए। अरमान के ऐसा करने से श्रुति बोलती है, एग्डू। ये बोल श्रुति अरमान के नेक पर जोर से काट देती है। एंग्री। श्रुति इतनी जोर से अरमान को काटती है कि अरमान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जंगली बिल्ली पाउटिंग कैट फेस, मेरी जान लेकर मानोगी क्या? जहां पर श्रुति ने अरमान के नेक पर काटी थी, अब वहीं पर प्यार से किस थ्रोइंग किसेस कर आंखें मटकाते हुए बोलती है, नहीं ओल्ड कोल्ड मैन, इतनी आसानी से थोड़ी न मारूंगी मैं आपको, तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अरमान बोलता है, ठीक है जब मारना हो मार लेना, पर अभी मुझे भी सोने दो और तुम भी सो जाओ और अब कोई नौटंकी मत करना वरना। श्रुति पूछती है, वरना क्या? अरमान कहता है, कुछ नहीं। ये बोल अरमान फिर से आंख बंद कर लेता है और श्रुति फिर से अरमान को परेशान करने लगती है। कभी उसे प्यार करती तो कभी झगड़ती। सच में श्रुति कितनी बिगड़ गई है। दूसरी तरफ स्नेहा अरमान श्रुति के जाने के बाद अपने रूम में आती है। आज उसका दिल दुख रहा था। वो चुपचाप बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में अरमान का श्रुति को अपने हाथों से खाना खिलाना और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाना चल रहा था, और ये सब सोचते हुए अनायास ही उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और कुछ ही पल में वो जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए स्नेहा बोलती है, मैं सोच रही थी अरमान नहीं बदला है, पर वो बदल गया है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। अब कोई मुझसे अब प्यार नहीं करते हैं, न अरमान, न ये परिवार, न मेरा बेटा जो पहले कभी मेरा था आज किसी और का हो गया है। मैं दिखाती नहीं हूं तो सबको लगता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, अपने ही घर में पराई हो गई हूं मैं। अपने ही पति के लिए दूसरी औरत बन गई हूं मैं। खुद का मेरा बच्चा मुझे आंटी बोलता है, उसके मुंह से मां सुनने के लिए तरस गई हूं मैं। ... अगर यही सब होना था तो फिर मैं जिंदा ही क्यों बची थी? मैं मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम इस जिंदगी से अच्छी वो मौत होती। वैसे भी इस जिंदगी ने मुझे दिया क्या है, सब कुछ छिना ही तो है। पहले माँ पापा नहीं थे, परिवार नहीं था, और जब माँ पापा मिले, किसी का प्यार मिला तो मुझे उनसे दूर कर दिया, और अब जब दोबारा उनसे मिली तो अब वो सब मुझसे दूर हो गए। स्नेहा ऐसे ही रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी, और ये सब आनंदी जी स्नेहा के रूम के दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। पर स्नेहा की ये सारी बातें सुन उनको बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उनके चेहरे के भाव थोड़ी हैरानी भरे थे, और वो ऐसे ही हैरान हुए अपने रूम में चली जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। सूरज का चेहरा। श्रुति मस्त अच्छे मूड में गाना गुनगुनाने हुए ला 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 करते हुए किचन में आती है, जहां वो देखती है कि एक मेड कुछ बड़े ध्यान से बना रही थी। इसलिए श्रुति उससे पूछती है कि वो क्या बना रही है इतने ध्यान से। तो मेड बोलती है, दीदी वो स्नेहा मैम को बुखार है न, तो अरमान सर ने उनके लिए सूप बनाने लिए बोला है। स्नेहा और अरमान का नाम सुनते ही श्रुति का सारा अच्छा मूड खराब हो जाता है। वो मन में बोलती है, अच्छाई की देवी को आज बुखार आया है और मेरे पतिदेव जी ने उनके लिए सूप की फरमाइश की है। अभी मैं इनकी अरमान फरमाइश पूरी और उसका स्नेहा बुखार उतारती हूँ। ये सब मन में बोल श्रुति मेड से बोलती है, सुनो तुम जाकर बाहर का काम देख लो, ये सूप मैं बना देती हूँ, जब ये बन जाएगा तो तुम दे आना। मेड को क्या पता श्रुति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वो श्रुति की बात मान चली जाती है। मेड के जाने के बाद श्रुति मेड जो आधा अधूरा सूप बनाकर रखी थी वो उसमें नमक मिर्च और पता नहीं क्या क्या भरकर डाल देती है। श्रुति ने अच्छे खासे सूप को जहर बना दिया था। जब ये जहर रेडी हो जाता है, मतलब सूप, तो श्रुति मेड को बुला उसे स्नेहा को देने के लिए बोलती है। मेड सूप लेकर स्नेहा के रूम की तरफ चली जाती है, और श्रुति वो हॉल में सोफे पर आराम से बैठ फिर से गाना गुनगुनाने हुए एप्पल खाने लगती है।
मेड स्नेहा के रूम में आती है और वो स्नेहा को सूप देकर चली जाती है। मेड के जाने के बाद स्नेहा जैसे ही एक चम्मच सूप पीती है उसको ऐसा लगता है जैसे उसने आग खा लिया है, उसका पूरा मुंह जलने लगता। वो पानी भी पीती है फिर भी उसके मुंह की जलन कम नहीं होती है। उसका मुंह इतना जलता है कि उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। स्नेहा वॉशरूम में जाती है और वहां वो अपने मुंह का तब तक कुल्ला करती है जब तक कुछ जलन कम नहीं हो जाता है। फिर स्नेहा अपना मुंह और फेस दोनों धो वॉशरूम में लगे मिरर में खुद को देखती है। उसका पूरा फेस और आंखें रेड होती है। अपने आप को ऐसे देख स्नेहा दांत पीसते हुए बोलती है, श्रुति आज तुमने हद कर दी। ये बोल स्नेहा वॉशरूम से बाहर आती है और अब स्नेहा गुस्से में थी। वो सूप की कटोरी ट्रे सहित उठाती हैं और गुस्से से नीचे चली जाती है, जहां उसे श्रुति दिखती है जो कि मजे से अभी भी एप्पल खा रही थी। श्रुति को ऐसे खुश देख स्नेहा का गुस्सा और बढ़ जाता है। स्नेहा अपने हाथ में पकड़े सूप को देखती है जो शायद अभी भी गर्म था क्योंकि उसमें से भाप निकल रही थी। फिर वो श्रुति को देखती है। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रही थी। वो गुस्से से श्रुति के पास जाती है और गर्म गर्म सूप वो श्रुति के फेस पर फेंक देती है। स्नेहा गर्म गर्म सूप श्रुति के फेस पर फेंक देती है। अगर ये सूप श्रुति के फेस पर पड़ता तो पक्का जल जाता है, लेकिन श्रुति बच जाती है क्योंकि सूप श्रुति के फेस पर पड़ता उससे पहले ही श्रुति वहां से हट जाती है और पूरा सूप जाकर सोफे पर गिरता है। स्नेहा के ऐसा करने पर कुछ पल के श्रुति शॉक्ड ही रह जाती है। सूप से तो श्रुति बच गई थी लेकिन स्नेहा अभी भी गुस्से में थी। वो श्रुति को झकझोरते हुए सोफे पर बैठी हुई श्रुति को खड़ी करती है और गुस्से से बोलती है, श्रुति तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। तुमने ही मेरे सूप में इतनी मिर्च और नमक डाला है, न बोलो। स्नेहा के ऐसे बात करने और जो अभी स्नेहा ने उसके ऊपर सूप फेंका था उसकी वजह से अब श्रुति को भी गुस्सा आ जाती है। वो भी गुस्से से बोलती है, हाँ मैंने किया सब, क्या कर लेगी तू? और ये सब करके मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तू मेरा घर तोड़ने आई है तो तुझे क्या लगता है मैं तेरी आरती उतारूंगी? तेरी यही औकात है इस घर में और मैं ऐसा ही करूंगी तेरे साथ। स्नेहा श्रुति की ये बात सुन खिसिया जाती है और अब वो और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ? श्रुति शायद तुम भूल गई हो, तुमसे पहले ये घर, ये परिवार, अरमान, ईशान सब कुछ मेरा है, सब कुछ अंडस्को। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ रही हूँ, तुमने मेरा घर तोड़ा है। तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना है। और क्या बोला करती हो तुम मुझसे? मेरे पति से दूर रहो। अरे वही पति तुमसे पहले मेरा है, उस पर तुमसे पहले मेरा हक है। तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, मेरी सारी चीजें, सारा हक मैं तुम्हें लेने देती हूँ। पर नहीं, तुम्हें तो पता नहीं किस बात का घमंड है। आज स्नेहा बहुत गुस्से में थी। सीधी सादी शांत स्नेहा का रूप आज उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी चिल्ला चोट सुन अब सभी घर वाले भी हॉल में आ जाते हैं। इनमें अरमान नहीं है क्योंकि वो अभी घर पर नहीं है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। श्रुति और स्नेहा ऐसे लड़ क्यों रही हैं? स्नेहा आगे बोलती है, और क्या कहा तुमने? मेरी यही औकात है तो? श्रुति अब तक मैं कुछ नहीं बोलती थी पर अब तुमने औकात की बात बोल ही दी है तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी क्या औकात है और तुम्हारी क्या है। ... मैं अरमान की पहली पत्नी हूँ और तुम अरमान की दूसरी पत्नी हो और समाज में दूसरी पत्नी की क्या औकात है शायद तुम्हें पता नहीं है। तो मैं बताती हूँ तुम्हें। दूसरी पत्नी को लोग घर तोड़ने वाली औरत बोलते हैं, जो कि तुमने किया है। मैं तुम्हारे और अरमान के बीच नहीं आई हूँ, तुम मेरे और अरमान के बीच आई हो। तुमसे पहले मैं अरमान से मिली, तुमसे पहले वो मुझसे प्यार करता था। अरमान की हर चीज़ पर पहला हक मेरा था और तुम्हें सब कुछ मेरा छोड़ा हुआ मिला है। स्नेहा की ये सारी बातें सुन श्रुति को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल में छुरी घोंप रहा हो, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ना कहीं स्नेहा ये सब सच ही बोल रही है। इतना कुछ श्रुति को सुनाने के बाद भी स्नेहा को तसल्ली नहीं मिलती है तो वो आगे बोलती है, और जो वो बोलती है उससे श्रुति की पास्ट का सारा दर्द उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। स्नेहा बोलती है, और औकात तुम्हारी मैं तुम्हें बताऊं, तुम जैसी लड़की जो कि किसी की छोड़ी हुई है, न जाने उसने तुम्हारे साथ क्या क्या की। स्नेहा आगे बोलती तभी श्रुति एक जोरदार थप्पड़ स्नेहा को मार देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, चुप, एकदम चुप। श्रुति को स्नेहा की इन बातों से बहुत हट होता। अब उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों होते हैं। स्नेहा की इस बात से सभी घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं। एक तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़ क्यों रही हैं, ऊपर से इतने बुरे तरीके से। फिर भी आनंदी जी स्नेहा पर चिल्लाते हुए बोलती है, स्नेहा ये तुम क्या बोल रही हो? बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रही हो। तुम श्रुति से ऐसे बात नहीं कर सकती। स्नेहा बोलती है, क्यों सोचूं मैं? जब ये श्रुति मुझे कुछ भी बोलती है तब तो ये कुछ नहीं सोचती। और माँ आप बीच में मत बोलिए, जैसे आप इसके टाइम पर कुछ नहीं बोलती हो। ये बोल स्नेहा फिर से श्रुति से बोलती है, श्रुति तुमने मुझे चुप रहने को कहा क्यों? क्योंकि सच बात तुम्हें चुभ रही है ना, पर सच यही है तुम किसी की छोड़ी। स्नेहा फिर से पूरा नहीं बोल पाती है कि क्योंकि इस बार श्रुति उसको दो जोरदार थप्पड़ मारती है। श्रुति इस बार इतनी जोर से स्नेहा को थप्पड़ मारती है कि वो गिर ही जाती है।
और गिरने की वजह से स्नेहा का सिर जाकर वहीं पर रखे टेबल से टकरा जाता है, जिससे कि उसके सिर पर लग जाती है और उसके सिर से खून भी निकलने लगता है। इसलिए अब स्नेहा भी श्रुति को मारने के लिए उठती है। वो श्रुति को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती ही है, तभी पीछे से अरमान की आवाज़ आती है, जो कि अभी अभी बाहर से आया है। अरमान ये बोलते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है, हॉल में आता है। अरमान की आवाज़ सुनते ही तुरंत ही स्नेहा का गुस्सा गायब हो जाता है और वो रोते हुए अरमान के पास पहुंच जाती है। अरमान, जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ उसके आने से पहले क्या क्या हुआ, वो स्नेहा के सिर पर लगी चोट को देख उससे पूछता है, स्नेहा ये तुम्हें कैसे लगी और तुम रो क्यों रही हो? अरमान के ये पूछने पर स्नेहा अरमान को हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है, अरमान ये सब श्रुति ने किया, उसने मुझे मारा। स्नेहा का ये बदला रूप देख सब हैरान रह जाते हैं। वहीं अरमान ये सुन कि श्रुति ने स्नेहा को मारा है। अरमान पहले स्नेहा को खुद से अलग करता है, फिर श्रुति की तरफ देख आराम से पूछता है, श्रुति तुमने स्नेहा को मारा है? श्रुति कुछ भी नहीं बोलती है। तो अरमान दोबारा पूछता है। तब श्रुति बोलती है, हाँ। अरमान पूछता है, और क्यों? श्रुति कुछ बोलती उससे पहले स्नेहा रोते हुए बोलती है, अरमान तुमने जो मेड को मेरे लिए सूप बनाने के लिए बोला था, उसमें श्रुति ने बहुत सारा मिर्च नमक डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा मुंह जलने लगा। और जब मैं वही सूप नीचे लाई और श्रुति से पूछा कि उसने ये क्यों किया, तो वो अपनी गलती मानने की बजाय मुझसे ही लड़ने लगी। फिर मुझ पर गर्म गर्म सूप फेंक श्रुति ने मुझे जलाने की भी कोशिश की। अगर यकीन न हो तो वो देखो, सोफे पर गिरा हुआ सूप इस बात का सबूत है। और श्रुति की इस हरकत के लिए जब मैंने उसे कुछ बोला तो मुझे मारने लगी, जिससे देखो मुझे कैसे लगी है। स्नेहा के ये सारी बातें सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में श्रुति ने ऐसा किया होगा। स्नेहा की बात सुन श्रुति भी हैरान हो जाती है कि कैसे स्नेहा ने सारे इल्जाम उस पर लगा दिए। इसलिए श्रुति अरमान के पास जाते हुए बोलती है, अरमान ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अरमान कहता है, झूठ? श्रुति हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, मैं आपको सच बताती हूँ अरमान, हाँ मैंने सूप में गड़बड़ी करी थी, लेकिन जो भी इसने आपको बताया सब झूठ है और मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि इसने मुझे। अरमान श्रुति की बात सुनता ही नहीं है और बीच में ही बोलता, सच या झूठ श्रुति, कब तक तुम यही करोगी? जब से स्नेहा आई है तुम कुछ न कुछ उसके साथ करती आ रही हो। वो चुपचाप सहती रहती है और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। श्रुति कहती है, अरमान मेरी बात तो सुनिए। अरमान बोलता है, नहीं सुनता मुझे कुछ भी, मैं अंधा नहीं हूँ। श्रुति जो तुम स्नेहा के साथ करती हो सब देखता हूँ मैं, और जब तुम मेरे समाने स्नेहा को मारने की कोशिश कर सकती हो तो तुम अभी जो स्नेहा ने बताया वो भी कर सकती हो। और मैं अब थक चुका हूँ श्रुति, ये रोज रोज के तुम्हारे ड्रामे से। कितनी बार तुमको मैंने बोला है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत करो, लेकिन तुम मतलब तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं। समाने वाला पागल है जो तुमको समझाता है। अरमान की बात सुन श्रुति को धक्का सा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कोई उसका भरोसा करे या न करे, पर अरमान जरूर करेगा। और जब अरमान को ही उसकी बातें सच नहीं लगती है तो बाकी सभी सच माने या न माने उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब श्रुति के दिमाग में स्नेहा द्वारा बोली गई बातें चलने लगती है। कुछ देर सब ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर श्रुति अपने आंसू पोंछ अरमान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अरमान आपको इसकी स्नेहा बात पर भरोसा है न? ठीक है, इस पर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, पर आज आपको एक बात का डिसीजन लेना होगा। अरमान कंफ्यूजली श्रुति की तरफ देखता है और जो श्रुति बोलती है उससे अब अरमान के होश उड़ जाते हैं। श्रुति अरमान से बोलती है, अरमान आज आपको मुझमें और इस स्नेहा में से किसी एक को चुनना होगा। अरमान श्रुति के पास आता है और शॉक्ड हुए ही बोलता है, श्रुति तुम ये क्या? श्रुति कहती है, अरमान ये वो मुझे नहीं सुनना है, मुझे बस सुनना है तो एक जवाब, मैं या स्नेहा? बोलिए अरमान, मुझे जवाब चाहिए। श्रुति की इस बात पर कि उसे आज श्रुति और स्नेहा में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, एक पल के लिए अरमान एकदम सुन्न पड़ जाता है। फिर वो श्रुति का हाथ पकड़ बोलता है, श्रुति तुमने ये कैसी जिद पकड़ ली है? श्रुति अरमान से अपना हाथ छोड़ाते हुए बोलती है, अरमान जिद नहीं है, आज बात मेरे आत्मसम्मान की है, इसलिए आज आपको फैसला लेना ही होगा। आपको स्नेहा चाहिए या मैं? आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, और जिसे आप चुनेंगे वही इस घर में आपके साथ इस घर की बहू और आपकी पत्नी बनकर रहेगी। ये सब श्रुति एकदम स्ट्रेस फेस से और बिना किसी भाव के बोलती है। श्रुति की ये सारी बातें सुन अरमान के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। अरमान के कुछ न बोलने पर श्रुति बोलती है, अरमान आप चुप क्यों हैं? बोलिए, मुझे जवाब दीजिए अरमान, मैं या स्नेहा? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आज आपको किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी ये रोज रोज आपको खोने के डर से थक चुकी हूँ। अब नहीं होता सहन मुझसे ये सब जो आप करते हैं, कभी मेरे साथ तो कभी स्नेहा के साथ। आज आपको एक फैसला लेना होगा। आगे श्रुति चिल्लाते हुए बोलती है, इसलिए बोलिए अरमान, मैं या स्नेहा? पहले तो कुछ देर तक अरमान चुपचाप खड़े रहता है, फिर अब अरमान भी बिना किसी भाव के श्रुति की आंखों में देख बोलता है, स्नेहा।
अरमान के मुंह से स्नेहा का नाम सुन सभी शॉक रह जाते हैं और सबसे ज्यादा तो स्नेहा ही शॉक्ड होती है क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था अरमान स्नेहा को चुनेगा। सबको लगा था अरमान श्रुति को ही चुनेगा। अंडरस्को अरमान के इस फैसले पर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो सबको चुप रहने के लिए बोल देता है, जिससे कोई कुछ नहीं बोलता है। और वहीं श्रुति अरमान के मुंह से स्नेहा का नाम सुन बिल्कुल हैरान नहीं होती। वो अभी भी बिना किसी भाव के खड़ी थी और अरमान की आंखों में देख रही थी। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं, फिर श्रुति हल्का सा हंस बोलती है, अरमान आपके दिल में जो थी आखिर आपने उसे चुन ही लिया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब मेरा आपको खोने का डर तो खत्म हो गया क्योंकि अब तो आप मेरे हैं ही नहीं। ये बोलते हुए श्रुति की आंखों से एक बार फिर आंसू निकल पड़ते हैं। श्रुति आगे बोलती है, अरमान आपने ने स्नेहा को चुना, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, पर अब एक बात आप याद रखना। इतना बोल श्रुति पहले रुक जाती है, फिर गहरी सांस ले आगे बोलती है, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म अरमान, हमारी शादी नहीं, हमारी मजबूरी की शादी खत्म। आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, अब ये श्रुति आपकी नहीं है। ये बोल श्रुति अपने हाथ में पहनी हुई रिंग जो कि अरमान ने उसे पहनाई थी, उसे अपनी उंगली से निकाल अरमान के हाथ में रख देती है और बोलती है, इसे अब इस स्नेहा को पहना देना। ये सब बोलते हुए श्रुति की आंखों में उसका दिल टूटने का दर्द साफ साफ झलक रहा था, जो कि अरमान ने स्नेहा को चुनकर श्रुति का दिल तोड़ा। दिल टूटना श्रुति ही जानती है इस वक्त वो क्या फील कर रही थी। जिस शादी को अपनाकर उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया था, आज उसी शादी को वो तोड़ने की बात कर रही थी। और श्रुति की इन सब बातों को सुन अरमान को छोड़ बाकी सभी घर वाले दंग रह जाते हैं। उन्हें तो सब कुछ एक सपने या वहम जैसे लग रहा था क्योंकि सुबह तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। पहले स्नेहा श्रुति की लड़ाई, फिर सडनली श्रुति का अरमान से पूछना कि मैं या स्नेहा, फिर अरमान का स्नेहा को चुनना और अब श्रुति का ये बोलना कि उसका और अरमान का रिश्ता खत्म। सबका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। पर फिर भी अब की दादाजी बोलते हैं, श्रुति ये तुम क्या बोल रही हो, शादी क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है जो बोलने बस से टूट गई, तुम दोनों की शादी पूरे। श्रुति दादाजी की बात को सुनती ही नहीं है, वो अपने आंसू पोंछती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है और अरमान सहित बाकी सभी लोग श्रुति को जाते हुए देखते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद श्रुति फिर से वापस आती है, पर अब फिर से उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसके हाथ में एक बैग था। श्रुति को बैग के साथ देख सबको अंदाजा हो जाता है कि वो क्या करने जा रही है, इसलिए सभी घरवाले जल्दी से श्रुति के पास आते हैं और टेंशन से बोलते हैं, श्रुति ये सब क्या। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए श्रुति अब बिना किसी के भाव के बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। दादी माँ बोलती है, बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, किसी की बातों में आकर तुम ऐसा फैसला मत लो, ये तुम्हारा भी घर है और हम इस बात पर बात करेंगे, इसका कोई हल ढूंढेंगे ना। श्रुति कहती है, कैसा घर दादी माँ, ये घर तब तक मेरा था जब तक इस घर में मुझे लाने वाला मेरे साथ था। अब जब उससे ही मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो ये मेरा घर कैसे हुआ और अब मेरा यहाँ क्या काम, इसलिए आप लोग प्लीज मुझे रोकिए मत। ये बोल श्रुति जाने लगती है। तो अब शिव बोलता है, भाभी ईशान, उसके बारे में तो सोचिए, वो आपके बिना तो एक पल भी नहीं रह पाता है। ईशान का नाम सुनते ही श्रुति रुक जाती है और पीछे मुड़ ऊपर ईशान की रूम की तरफ देखती है और मन में बोलती है, लव यू बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए आप मुझसे नाराज मत होना और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर अब मैं यहाँ रुक भी नहीं सकती। ये सब मन में बोल श्रुति अब घर वालों की तरफ देखती है और बोलती है, शिव अब ईशान की असली मम्मा आ गई तो अब उसे भी अपने डैडी जैसे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसने बड़े बड़े वादे किए थे जब वही बदल गए तो वो तो बच्चा है, उसे जहाँ प्यार मिलेगा वहीं रह लेगा। ये बोल श्रुति फिर से जाने लगती है। सब उसे रोकते हैं पर अब वो किसी की नहीं सुनती है। जाते हुए श्रुति अरमान के साइड से होकर जाती है, इसी चक्कर में उसका हाथ अरमान के हाथ से छू जाता। इस मोमेंट में दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते और उन्हें वो पल याद आ जाता है जब दोनों ने अपनी शादी वाले दिन पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। दोनों को ही एक अलग ही फीलिंग्स का एहसास हुआ था, पर वो वक्त कुछ और था और आज कुछ और है। उस दिन दोनों मिल रहे थे और आज बिछड़ रहे थे। उस दिन भी दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आज भी दोनों के चेहरों पर कोई भाव नहीं थे। श्रुति चली जाती है लेकिन अरमान एक बार भी श्रुति को नहीं रोकता है। सभी अरमान को बोलते हैं कि वो श्रुति को रोके ले, पर अरमान एक शब्द तक भी नहीं बोलता है। वो बस बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा रहता है और श्रुति को जाने देता है। श्रुति के जाने के बाद अरमान बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे स्नेहा भी जाती है। श्रुति के जाते ही स्नेहा उसके रूम में घुस गई। अरमान रूम में आ चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। स्नेहा भी अरमान के बगल में बैठ जाती है। वो सबसे पहले पूरे रूम को देखती है, फिर अरमान के कंधे में हाथ रख परेशानी से बोलती है, अरमान तुम्हें श्रुति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे घर छोड़कर नहीं देना चाहिए था, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। माना वो थोड़ी जिद्दी है और उसने जो किया वो गलत था, पर वो ये घर उसका भी तो है। स्नेहा की इस बात पर अरमान बोलता है, स्नेहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और वैसे भी घर छोड़कर जाना उसका फैसला था, मेरा नहीं। स्नेहा कहती है, पर अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है, स्नेहा प्लीज। ये बोल अरमान खड़ा हो जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि स्नेहा अरमान को बेक हक कर लेती है और बोलती है,
ओके अरमान, तुम नाराज मत हो, मैं नहीं करूंगी उस बारे में बात। इतना बोल स्नेहा अरमान से अलग होती है। फिर अब वो अरमान के सामने जा खड़ी होती है और स्माइल करते हुए अरमान के गले लग जाती है और बोलती है, अरमान मैं बहुत डर गई थी जब श्रुति ने उसके और मेरे बीच में तुम्हें किसी एक को चुनने को बोला था, क्योंकि मुझे लगा था तुम श्रुति से प्यार करते हो तो तुम उसका ही साथ दोगे, पर तुमने आज मेरा साथ दे और मुझे चुन ये प्रूफ कर दिया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और तुम सिर्फ मेरे हो, है ना अरमान। ये बात स्नेहा अरमान के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोलती है। स्नेहा के ऐसे देखने से अरमान मुस्कुरा देता है और वो स्नेहा को उसकी कमर से खींच अपने और करीब कर लेता है। फिर बोलता है, हाँ स्नेहा मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अरमान के ऐसे करीब करने पर और उसकी बात सुनकर स्नेहा तो ऐसे फ्रीज हो जाती है जैसे अरमान ने उसे ऐसे पहली बार छुआ हो और पहली बार उसके लिए ये बोल रहा हो। वो तो अरमान में लोस्ट ही हो जाती है। स्नेहा अरमान के गाल पर अपना एक हाथ रख ऐसे ही खोए हुए प्यार से बोलती है, आखिर आज तुम मुझे मिल ही गए अरमान, मेरा सालों का इंतजार खत्म हो ही गया। तुम नहीं जानते अरमान मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखना मेरे लिए कितना मुश्किल था, पर अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये सारी बातें बोल स्नेहा अब अरमान के होठों की तरफ देखती है और अपनी आंखें बंद धीरे धीरे अरमान के होठों की तरफ बढ़ने लगती है। स्नेहा तो अरमान के प्यार में खोई हुई थी, लेकिन स्नेहा को ऐसे अपने होठों की तरफ बढ़ता देख अरमान के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो मन ही मन बोल रहा हो, कहाँ फंस गया मैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो नर्वस भी हो जाता है। अरमान के हाथ में अभी भी श्रुति की रिंग थी, वो उस रिंग को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। जैसे जैसे स्नेहा और अरमान के होठों के करीब जा रही थी, अरमान का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। अरमान की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे स्नेहा उसे मारने वाली हो, पर यह सब स्नेहा को क्या पता, उसकी तो आंखें बंद थी और अब स्नेहा के होंठ अरमान के होंठ के एकदम करीब थे। अरमान के होठों के एकदम करीब आ स्नेहा अपनी आंखें खोल लेती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। स्नेहा के आंखें खोल लेने से जो अरमान अभी तक घबराया हुआ था वो सडनली अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और प्यार से स्नेहा को देखने लगता है। अरमान के ऐसे देखने से स्नेहा शर्मा जाती है और वो फिर से अपनी आंखें बंद कर अब अपने होंठ अरमान के होठों पर रख देती है। अपनी जान में तो स्नेहा ने अपने होंठ अरमान के होठों पर ही रखे थे, लेकिन स्नेहा को अपने होठों पर अरमान के होंठ फील ही नहीं होते हैं। होंठ क्या, उसे कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि जब स्नेहा दोबारा अपनी आंखें बंद करती है तो उसी वक्त अरमान वॉशरूम में चला जाता है और स्नेहा अपने ख्यालों में इतनी खो हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला अरमान उसके सामने नहीं खड़ा है और वो पता नहीं किसको हवा में किस कर रही थी। जब स्नेहा को कुछ भी फील नहीं होता तो वो हैरानी से आंखें खोल इधर उधर देखने लगती है, ये सोचते हुए कि अभी तो अरमान यहीं था, फिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया। पर इन सब के बारे में स्नेहा ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी अरमान के करीब जाना चल रहा था। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे पहली बार वो अरमान के इतने करीब गई हो और उसके करीब जा उसे कोई खजाना मिल गया हो, सूचना केंद्र। स्नेहा फिर से अरमान के एहसासों और ख्यालों में खोने लगती है, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। मोबाइल के बजने से स्नेहा अपने सेंस में आती है और अपनी जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकाल उसके स्क्रीन पर देखती है, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ कोई फुल नाम नहीं लिखा हुआ था, बस लिखा था तो अंग्रेजी का एक अक्षर ए। इस व्यक्ति का कॉल आता देख स्नेहा एकदम सीरियस हो जाती है। वो जल्दी से अरमान के रूम से निकल अपने रूम में आती है। उसका मोबाइल अभी भी बज रहा था। वो गहरी सांस लेती है, फिर कॉल को उठाती है। कॉल के दूसरे साइड से किसी आदमी की आवाज़ आती है और उस आदमी ने जो भी बोला होगा उसकी बात सुन स्नेहा पहले एकदम चुप सीरियस लुक से खड़ी रहती है, पर कुछ ही पल में स्नेहा अपने चेहरे के भाव ऐसे बदलती है जैसे ये स्नेहा हो ही नहीं। मतलब उसके चेहरे का भोलापन, सीधापन, उसकी सादगी, सब कुछ पल भर में गायब हो गया था। वो इस वक्त कोई चतुर, चालाक, शातिर लड़की लग रही थी। वो सातिर सी मुस्कान मुस्कुराती है, फिर कॉल पर रहे आदमी से बोलती है, मुझे पता था तुम मुझे आज कॉल करोगे ही मिस्टर या मिस्टर। स्नेहा इसके आगे बोलती पर कॉल की दूसरे साइड वाला व्यक्ति उसे रोक देता है, इसलिए स्नेहा इस चीज़ को यहीं छोड़ आगे मुंह बनाते हुए बोलती है, वैसे आज का दिन मेरे और तुम्हारे लिए जश्न का दिन है, क्योंकि जिसे तुम चाहते थे वो इस घर से जा चुकी है और जिसे मैं चाहती थी वो मुझे मिल चुका है। हमारा प्लान काम कर गया। आज अरमान श्रुति अलग हो गए। अब तुम्हें तुम्हारी श्रुति के साथ जो करना हो करो और मुझे मेरे अरमान के साथ जो करना है वो तो मैं शुरू भी कर चुकी हूँ। ये बोल स्नेहा हंसने लगती है। स्नेहा हंस ही रही थी तभी पीछे से रिहान की आवाज़ आती है, जो कि कड़ी आवाज़ में बोलता है, स्नेहा ये तुम क्या बोल रही हो और किससे बात कर रही हो। रिहान की आवाज़ सुन स्नेहा शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर रिहान की तरफ देखती है, जो उसके रूम के गेट के पास खड़ा उसी को हैरानी से देख रहा था। किसी तीसरे की आवाज़ सुन कॉल पर रहा आदमी अपने साइड से ही कॉल कट कर देता है और स्नेहा वो रिहान को देख उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ उसे रूम के अंदर खींच लेती है। फिर रूम का गेट बंद वो रिहान की तरफ देख अपने दिल में हाथ रख बोलती है, रिहान क्या करता है यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा किसने मेरी बातें सुन ली और तू इतना हैरानी भरा रिएक्शन क्यों दे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। स्नेहा की बात सुन रिहान हंसने लगता है और बोलता है,
ये तेरे लिए सबक था जो तू हमेशा उससे कॉल पर रहा आदमी बात करते वक्त कभी रूम का गेट नहीं बंद करती है। अगर मेरी जगह सच में कोई और होता और तेरी ये सारी बातें सुन लेता तो उसे तुझ पे शक न हो जाता कि इस भोली सूरत के पीछे कितनी साते लड़की छुपी है। स्नेहा बोलती है, हाँ यार ये तूने सही बोला, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, पर तूने अभी तक नहीं बताया, तू हैरान क्यों था? रेहान कहता है, अरे स्नेहा, जब से इस घर में आए हैं न यहाँ कुछ नॉर्मल होता ही नहीं है, हमेशा शॉकिंग और हैरानी के रिएक्शन दिखाने पड़ते हैं जैसे कुछ पता ही न हो, इसलिए अब हर बात पर ऐसे रिएक्शन देने की आदत हो गई है, भले वो बात हैरानी वाली हो या ना हो। ये बोल रेहान हंसने लगता और रेहान की बात सुन स्नेहा भी हंसने लगती। वो हंसते हुए ही बोलती है, ये बात तो सही बोला तू। दोनों हाई फाई करते हैं और फिर से हंसने लगते हैं, पर स्नेहा कुछ ज़्यादा ही जोर से हंसने लगती है। इसलिए रेहान स्नेहा का मुंह दबाते हुए बोलता है, अरे महारानी, मुझे पता है कि तू आज बहुत खुश है, पर थोड़ा धीरे हंस, अगर किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी तूने आज उस श्रुति को बहुत सुनाया है, मुझे तो लगा था आज तो तेरा सच सबके सामने खुल जाएगा, क्योंकि स्नेहा इतनी जुबान खोले नामुमकिन। ये बोलते हुए रेहान स्नेहा के मुंह से अपना हाथ हटा लेता और अब स्नेहा भी हंसना बंद कर देती है। अब वो बेड पर बैठते हुए सीरियल आवाज में बोलती है, रेहान तूने सही बोला, गुस्से में मैंने श्रुति को वो सब सुना तो दिया था, लेकिन जब अरमान आया तो मैं तो सचमुच डर गई थी। मुझे लगा अब अरमान मुझे पहचान जाएगा कि मैं। इतना बोल स्नेहा रुक जाती है तो रेहान स्नेहा के पास आता है और उसके बगल में बैठ उसके कान के पास जा धीरे से बोलता है कि तू स्नेहा नहीं है, तेरा चेहरा स्नेहा की तरह भोला है, लेकिन तेरी नीयत बड़ी कमीनी है। रेहान की इस बात पर स्नेहा स्मर्क करती है और बोलती है, बनना पड़ता है कमीना रेहान, क्योंकि ये दुनिया प्यार से मानती ही नहीं है। तुझे पता है 4 साल पहले इसी अरमान ने, द टॉप बिजनेसमैन मिस्टर अरमान कपूर ने मेरे प्यार को ठुकरा मुझे इसी घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, पर आज इसी अरमान ने मुझे अपनी बाहों में उठा न सिर्फ इस घर में लेकर आया, बल्कि अब वो मुझसे प्यार भी करता है। स्नेहा की ये बात सुन रेहान स्नेहा का हाथ पकड़ उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है, फिर उसके चेहरे की तरफ इशारा कर बोलता है, वो तुझसे नहीं, तेरे इस चेहरे की वजह वो प्यार करता है तुझसे। स्नेहा अपने आप को आईने में देख और अपनी आईब्रो ऊंची कर बोलती है, तो क्या हुआ, उसे थोड़ी ना पता है कि मेरा चेहरा बस स्नेहा का है और मैं कोई और हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, स्नेहा का रोल काफी बोरिंग है, लेकिन जितना बोरिंग है उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है। क्या तो जादू कर रखा था इसने सब पर। 4 साल बाद लौटने के बाद भी सबने इसे अपनाया और प्यार भी किया, और बिना कुछ बोले बिना कुछ किए सबके दिल में घुसते जाओ। और मेन बात, जिस अरमान ने कभी मुझे नजरें उठाकर देखा तक नहीं था, आज इस चेहरे की वजह वो मेरा है। रेहान हल्के से हंसते हुए बोलता है, इतना आसान नहीं होता है किसी के दिल में जगह बनाना, पर मुझे यहाँ के लोग थोड़े बेवकूफ़ लगते हैं। मतलब हमने इनको झूठी कहानी सुना दी कि आग में जल स्नेहा मरी नहीं थी बल्कि वो बच गई, फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी याददाश्त चली गई वगैरह वगैरह, और इनने हमारी बात को सच ये मान लिया कि तू स्नेहा है। इन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, और सब लोगों से ज़्यादा पागल मुझे वो अरमान और श्रुति लगते हैं। मतलब दोनों ने खुद के हाथों से ही खुद का घर तोड़ दिया। वो अरमान तेरे पीछे पागल और वो श्रुति वो तो और महान, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो खुद की हरकतों से ही अरमान से दूर होती जा रही थी और बाकी हम तो थे ही आग लगाने के लिए। स्नेहा बोलती है, अरमान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो श्रुति, उसके लिए तूने सही बोला, वो पूरी पागल है, कितना टॉर्चर किया उसने मुझे। रेहान कहता है, संगति का असर है। स्नेहा बोलती है, मतलब? रेहान स्मर्क कर बोलता है, अंडरस्को, जैसा उसका एक्स साइको सायन है बस उसी का लगता है असर उस पे भी हो गया है। रेहान की इस बात स्नेहा हंसने लगती है, फिर वो बेड पर लेट गहरी सांस लें अपने में ही बोलती है, आज मेरा बरसों का इंतजार खत्म हुआ। सॉरी स्नेहा, तेरी वजह से अरमान ने कभी मुझे देखा तक नहीं था, लेकिन आज तेरी ही वजह से ही, मतलब तेरे चेहरे की वजह से वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है। तू ऊपर बैठे मुझे गुस्से से घूर तो नहीं रही ना? घूर भी रही होगी तो क्या कर लेगी तू? अब तेरा अरमान हमेशा हमेशा के लिए मेरा है और तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तू तो जिंदा ही नहीं है और अरमान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसकी स्नेहा नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जिससे वो नफरत करता था। स्नेहा ऐसे ही अपने में बातें कर रही थी। जब तक इसका असली नाम नहीं पता चलेगा मैं इसे स्नेहा ही बोलूंगी। स्नेहा को खुद से ही बातें करते देख रेहान बोलता है, ओए क्या अपने में ही बड़बड़ाए जा रही है, मुझे भी बता, फिर से साजिश करने लगी क्या? रेहान के बोलने से स्नेहा अपनी बात को छोड़ रेहान से बोलती है, तो क्या करूं, इन साजिशों के वजह से ही आज बरसों बाद मुझे अरमान मिला है, और अब अरमान मेरे सिवा किसी और का ना हो इसके लिए भी तो साजिश करनी पड़ेगी। आज सिर्फ श्रुति यहाँ से गई, लेकिन वो अभी भी अरमान की वाइफ है, इसलिए उनका डिवोर्स भी तो करवाना है अंडरस्को। बस एक बार दोनों का डिवोर्स हो जाए उसके बाद उस श्रुति को उसका साइको साइया देख लेगा, और मेरे पास तो अरमान है ही। आगे स्नेहा खुशी से बोलती है। रेहान वैसे कितना जल्दी सब हो गया न, मतलब ऐसा लग रहा था भगवान भी अरमान श्रुति को अलग करने के काम में हमारे साथ थे अंडरस्को। शुरू से वो ही होता गया जो हम चाहते थे। जिस दिन से हम यहाँ आए उसी दिन से अरमान श्रुति धीरे धीरे दूर होते गए, जैसा हम चाहते थे सब कुछ उस हिसाब से होता गया। मतलब हमें लगा था उन दोनों को दूर करने में हमें काफी वक्त लगेगा, पर वो तो उसी दिन अलग हो गए जिस दिन स्नेहा बन में इस घर में आए।
अरमान ने तो श्रुति को उसी दिन से इग्नोर करना शुरू कर दिया था और आज हमेशा के लिए अलग हो गए वो दोनों, और किसी को पता क्या सकता न हुआ कि सब कुछ हम कर रहे थे। स्नेहा को इतना खुश देख रिहान आकर उसके बाजू में बैठता है और बोलता है, अभी ज्यादा खुश मत हो, और तुझे क्या लगता है अरमान श्रुति का डिवोर्स इतनी आसानी से हो जाएगा? स्नेहा बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, ऑफकोर्स देखा नहीं तूने, अरमान पूरी तरह मेरे प्यार में पागल है। उसने श्रुति की एक बात तक न सुनी और न ही उसे रोका, और उसने मेरी बात सुनी भी और उस पर यकीन भी किया, तो डिवोर्स वाली बात भी सुनेगा वो और मानेगा भी। रिहान बोलता है, श्रुति का घर छोड़कर जाना एक अलग बात है और डिवोर्स एक अलग बात है, और शायद तू भूल गई है उनके डिवोर्स न होने की एक नहीं तीन वजह है। पहले तो ये परिवार जो कि अरमान को श्रुति को डिवोर्स देने से रोकेगा, दूसरा उसका बेटा ईशान जिसके लिए श्रुति ही सब कुछ है, जिसने अभी तक तुझे अपनी मां नहीं माना है, और तीसरा उस श्रुति के पास है। स्नेहा बोलती है, कौन है उसके पास? स्नेहा बोलती है, कौन है उसके पास? रिहान स्नेहा के सिर पर हल्के से मार बोलता है, मैंने सिर्फ झूठी कहानी में कहा था कि तेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब लगता है सब मुझ में तेरी याददाश्त चली गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती है कि तीसरी बजह अभी तक उस श्रुति के पेट में है, वो श्रुति प्रेग्नेंट है। वो तो अच्छा हुआ कि किसी को ये बात पता चलती, उससे पहले मुझे पता चल गया, इसलिए अभी तक हमने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी थी, श्रुति तक को नहीं। लेकिन अब वो इस घर से जा चुकी है, तो अब कभी न कभी उसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर उसने ये बात अरमान को बता दी और अरमान उसके पास चला गया, तो तब तो हमने जो भी किया सब पर पानी फिर जाएगा। रिहान की इस बात पर स्नेहा बोलती है, तू सोच भी कैसे सकता है कि इस बात को मैं कभी भूल सकती हूँ? जब से तूने मुझे बताया था कि श्रुति प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा मेरे और अरमान के एक न होने की वजह बन सकता है, तब से ही मैंने सबकी नज़रों से बच कई बार उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार अरमान उसकी ढाल बन जाता था और उसको बचा लेता था। दोनों हर वक्त लड़ते थे, लेकिन जब भी मैं श्रुति के साथ कुछ बुरा करती क्या कोशिश ही बस हो पाती थी, प्लान तो कभी पूरा होता ही नहीं था, क्योंकि पता नहीं कैसे अरमान हमेशा उसी के साथ रहता था, जैसे उसे पता हो कि हम श्रुति को चोट पहुंचाने वाले हैं। रिहान बोलता है, नहीं, अगर अरमान को कुछ भी पता होता तो वो आज श्रुति को जाने नहीं देता और हम अभी तक इस घर में न होते। स्नेहा बोलती है, हाँ रिहान तू शायद सही बोल रहा है, और मुझे नहीं लगता अब हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह आज श्रुति अरमान से सारे रिश्ते तोड़ कर गई है, तो उसे अगर पता भी चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, तब भी वो अरमान के पास नहीं आएगी। रिहान बोलता है, पर फिर भी हमें चौंकने रहना होगा और हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि डिवोर्स से पहले अरमान श्रुति एक दूसरे से न मिले और न अरमान को पता चले कि श्रुति उसके बच्चे की मां बनने वाली है। स्नेहा कहती है, हाँ। दूसरी तरफ श्रुति कपूर मैंशन से निकल अपने भाई के घर जाने का सोचती है। पहले तो वो कुछ दूरी तक ऐसे ही बेजान सी चलती जाती है जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। सड़क पर चल रहे लोग श्रुति को अजीब तरह से देखते हैं, पर श्रुति को इन सब की कहाँ खबर, उसे तो अभी ठीक से खुद की ही खबर नहीं थी। वो ऐसे ही कुछ दूरी तक एक हाथ से बैग को सड़क पर घसीटते हुए चलती जाती है, लेकिन फिर उससे ज्यादा चला नहीं जाता है, इसलिए वो एक टैक्सी करती है। श्रुति कपूर मैंशन छोड़ आई, अरमान को छोड़कर आई। इतना बड़ा आज उसने फैसला ले लिया, लेकिन उसके आंखों में जरा सी नमी तक न थी और न ही उसके चेहरे पर कोई दुख के भाव थे। दुख के क्या, उसके चेहरे पर कोई भाव थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर की बन गई हो। टैक्सी में बैठने के बाद श्रुति पूरे रास्ते चुपचाप बैठे हुए न जाने क्या सोचते हुए बस सड़क को घूर रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा था उसे कुछ भी खबर नहीं थी। उसे इस बात की भी खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और एक नहीं बल्कि चार आदमी, वो भी नॉर्मल टाइप नहीं, एकदम हटे कट्टे, और वो भी विपकार से श्रुति का पीछा कर रहे थे। कुछ ही देर में श्रुति अपने भाई के घर पहुंच जाती है। जैसे ही श्रुति टैक्सी से उतर घर के अंदर जाती है, वैसे ही वो आदमी लोग की कार जो श्रुति का पीछा कर रहे थे राहुल के घर के सामने आकर रुकती है। उनमें से एक आदमी राहुल के घर की अपने मोबाइल में पिक लेता है, और जिसे वो ये पिक भेजता उसमें नाम कुछ नहीं लिखा था, बस लिखा था अंग्रेजी का एक अक्षर ए, और उसके आगे सर भी लिखा था, मतलब असर लिखा हुआ था। जिस आदमी ने अभी राहुल के घर की फोटो खींची थी, इसी आदमी से इसके साथ वाला एक आदमी बोलता है, रघु इस आदमी का नाम, ये तूने घर की फोटो क्यों खींची और इसको भेजी? रघु स्मर्क करता है, फिर बोलता है, नमन दूसरे आदमी का नाम, तुझे तो पता है अपने सर कितने गुस्से वाले हैं। नहीं गुस्से वाले क्या, मुझे तो वो साइको लगते हैं। उनको जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है, बात बात पर भड़क जाते हैं। अब वो मैडम इस घर के अंदर चली गई, हमको क्या पता ये किसका घर है। सर पूछेंगे कि मैडम कहाँ गई, इसलिए मैंने घर की फोटो खींच उनको भेज दी ताकि वो हम पर भड़के न और हम सही सलामत रहे। रघु की बात सुन नमन अजीब तरीके से उसको देखता है और बोलता है, और तुझे क्या लगता तेरे फोटो भेजने से सर को पता चल जाएगा ये किसका घर है? अरे गधे, जब हम घर के सामने हैं और हमें पता नहीं है कि ये किसका घर है, तो सर को फोटो बस देखकर कैसे पता चलेगा कि ये किसका घर है? रघु मुंह बना बोलता है, हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, पर हमें पता कैसे चलेगा ये घर किसका है? नमन ऐसे ही बोल देता है। घर के अंदर चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इस घर के मालिक का क्या नाम है। नमन की इस बात को रघु सीरियसली ले लेता है।
इसलिए वो कार का गेट खोलते हुए बोलता है, हाँ चलो चलो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, यहाँ बैठे फालतू परेशान हो रहे हैं। रघु की बात पर नमन सहित कार में बैठे दो और लोग भी अपना सिर पीट लेते हैं। ऐसे नमन कार का गेट बंद करता है और बोलता है, रघु तू सच में बेवकूफ़ है या सिर्फ बनता है? पर जहां तक मुझे लगता है अगर तू बेवकूफ़ होता तो सर तुझे कभी काम पर नहीं रखते। पक्का तेरे इस भोलेपन के पीछे कोई शातिर दिमाग छुपा है। नमन की इस बात पर रघु टेढ़ी सी मुस्कान मुस्कुराता है और बोलता है, बस बस मेरी इतनी भी तारीफ मत करो और गाड़ी कहीं ऐसी जगह पर पार्क करो जहां से हम इस घर पर बराबर नजर रख सके, और खास तौर पर वो मैडम पर भी, वो तो हमारी नजरों से बचना ही नहीं चाहिए। रघु की इस बात पर बाकी तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं श्रुति घर के अंदर जाती है तो उसको देख राहुल रेखा दोनों हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो राहुल भी अभी घर पर ही था। श्रुति को अचानक अपने घर में देख, और वो भी अकेले, न अरमान साथ था न ईशान, इसलिए राहुल और रेखा हैरान हो जाते हैं और साथ ही परेशान भी, क्योंकि श्रुति का भावरहित चेहरा देख उन्हें समझ आ जाता है उसके साथ कुछ हुआ है, तभी वो ऐसे है, नहीं तो श्रुति कभी ऐसे नहीं रहती है। राहुल रेखा श्रुति को सोफे पर बैठाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ अचानक कैसे और वो ऐसे चुप क्यों हैं। राहुल रेखा के पूछने पर श्रुति अभी भी बिना किसी भाव के एक बार में ही जो कुछ भी कपूर मैंशन में हुआ सब बता देती है, और ये भी कि वो अरमान और कपूर मैंशन को छोड़कर आई है। श्रुति की सारी बातें सुन राहुल रेखा शॉक्ड हो जाते हैं और राहुल को अरमान के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। कितने भरोसे के साथ उसने अपनी बहन की शादी अरमान से करी थी, लेकिन उसने एक पल में सबके भरोसे और विश्वास को तोड़ दिया। राहुल गुस्से से बोलता है, अरमान सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी पहली पत्नी आ गई तो वो मेरी बहन को घर से निकाल दिए। श्रुति तू फिक्र मत कर, मैं उनसे बात करूंगा, तेरा भाई तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। राहुल के इस बात पर श्रुति उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं भाई, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, कोई यहाँ भरोसे के लायक नहीं है। पहले सब बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन बाद में सब अपना असली रंग दिखा देते हैं, इसलिए मुझे अकेले रहना है। मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे दो मुहे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले बोलते कुछ और है और बाद में करते कुछ और है। श्रुति ये सारी बातें हटी आंखों से बोलती है और राहुल रेखा श्रुति को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो श्रुति को ऐसे देख समझ जाते हैं श्रुति सचमुच आज बहुत तकलीफ में है, तभी वो अब अरमान के पास वापस नहीं जाना चाहती है और अपनी बहन को एक बार फिर वैसी हालत में देख जैसे वो कुछ साल पहले थी। राहुल को भी बहुत तकलीफ होती है, उसे लगता है एक बार फिर उसकी वजह से श्रुति के साथ गलत हुआ। राहुल झट से श्रुति के गले लग जाता है। श्रुति जिसने कि कब से अपने सारे इमोशंस कंट्रोल कर रखे थे, अपना सारा दुख जो कि उसने अपने भाव रहित चेहरे के पीछे छुपा रखा था, अपने भाई के गले लगते ही वो कमजोर सी पड़ जाती है और राहुल के तेजी से गले लग रोने लगती है। श्रुति रोते हुए बोलती है, भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस पे भी विश्वास करती हूँ वो मेरा विश्वास क्यों तोड़ देता है? पहले उसने ऐसा किया था और आज अरमान ने भी वही किया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता भाई। क्या मैं इतनी बुरी हो कि सब मुझसे दूर चले जाते हैं? ये सब बोल श्रुति जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बहन को ऐसे एक बार फिर टूटा हुआ देख राहुल को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके शरीर से उसकी जान निकाल रहा हो। जिस बहन को उसने अपनी बेटी जैसा पाला, उसे हर खुशी देने की कोशिश की, पर न जाने किस्मत को क्या मंजूर है कि हर बार श्रुति को खुशियों की जगह दुख ही मिलता है। राहुल श्रुति को चुप कराते हुए बोलता है, नहीं मेरी गुड़िया तू बुरी नहीं है, वो लोग बुरे हैं। और किसने कहा तुझसे कोई तुझे प्यार नहीं करता है? तेरा भाई है न, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, रेखा तुझसे प्यार करती है और सब बदल सकते हैं पर तेरा ये भाई कभी नहीं बदलेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू रो मत। ये सब बात बोलते वक्त राहुल भी रुआंसा सा हो जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काफी देर तक श्रुति अपने भाई के गले लगे रोती रहती। श्रुति को ऐसे देख रेखा भी रोने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है क्योंकि इस वक्त श्रुति को संभालना ज्यादा जरूरी था। रेखा राहुल दोनों ही श्रुति को चुप कराते हैं, लेकिन श्रुति बिल्कुल चुप नहीं होती है। वो घंटे भर तक ऐसे ही रोती है और इतना रोने की वजह से अचानक वो बेहोश हो जाती है। श्रुति के बेहोश हो जाने से राहुल रेखा दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं श्रुति को कुछ हो तो नहीं गया। राहुल जल्दी से किचन में जाता है और वहां से एक ग्लास में पानी लाता है। वो उस पानी की कुछ बूंदें श्रुति के फेस पर छिड़कता है, पर इससे भी श्रुति को होश नहीं आता। अब राहुल रेखा और परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब राहुल डॉक्टर को कॉल कर बुलाता है और श्रुति को उसके रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। करीबन आधे घंटे में डॉक्टर आते हैं, वो श्रुति को देखते हैं। जब डॉक्टर श्रुति का चेकअप कर रहे थे तब भी राहुल रेखा ने श्रुति को अकेला नहीं छोड़ा, वो दोनों ही श्रुति के पास थे। राहुल डॉक्टर से पूछता है कि अंकल, डॉक्टर राहुल के पहचान के थे इसलिए वो उन्हें अंकल बोलता है, मेरी बहन को क्या हुआ? वो ऐसे बेहोश क्यों हो गई? वो ठीक तो है ना? राहुल को श्रुति के लिए इतना परेशान होते देख डॉक्टर बोलते हैं, राहुल बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो रहे? कोई घबराने की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। राहुल रेखा को डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आती, इसलिए दोनों कंफ्यूजली उनको देखने लगते हैं और बोलते हैं खुशी की बात है मतलब? डॉक्टर बोलते हैं
मतलब तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है, वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है और तुम अब पापा के साथ साथ मामा भी बनने वाले हो। डॉक्टर ये बात बड़ी ही खुशी से बोलते हैं।